नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। अल्थिया साम्राज्य की राजधानी थी वास्पोर्ट सिटी। ये शहर पूरे राज्य का दिल माना जाता था। यहाँ व्यापार इतना विशाल था कि दूर दूर के राज्यों के व्यापारी भी यहाँ आकर अपने माल की नीलामी करते थे। महंगे हथियार, दुर्लभ जादुई वस्तुएं, कीमती जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि खतरनाक स्पिरिट बीस्ट भी यहाँ खरीदे बेचे जाते थे। वास्पोर्ट केवल व्यापार का शहर नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां धन, शक्ति और विलासिता सब एक साथ मिलते थे। दिन में यहाँ के बाजार लोगों की भीड़ से भरे रहते थे और रात में शहर रोशनी से जगमगा उठता था। इस पूरे शहर पर शासन करता था अल्थिया लेगेसी परिवार। यही शाही परिवार पूरे राज्य का मालिक था और वास्पोर्ट उनका सबसे मजबूत गढ़ था। उनकी शक्ति और समृद्धि की वजह से शहर भी फल फूल रहा था। कई व्यापारी परिवार, गिल्ड और संगठन यहाँ बस चुके थे, लेकिन हर चमकती हुई चीज के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है। और वास्पोर्ट के पीछे भी एक ऐसा ही अंधेरा था, एक ऐसा संगठन जो छाया में रहता था। डार्क डेविल चर्च, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ अड्डा। वास्पोर्ट से लगभग 45 मील दूर जिके पहाड़ों की गहराई में एक काला किला बना हुआ था। ये जगह सामान्य लोगों की नजरों से छिपी रहती थी। यही था डार्क डेविल चर्च का गुप्त मुख्यालय। किले के अंदर एक विशाल पत्थर का हॉल था। दीवारों पर जलती हुई मशालें लाल रोशनी फैला रही थीं और उनकी परछाइयां कमरे को और डरावना बना रही थीं। कमरे के बीचों बीच 3 आदमी घुटनों के बल झुके हुए थे। उनके चेहरे काले मास्क से ढके थे, लेकिन उनके शरीर से टपकता पसीना बता रहा था कि वे कितने भयभीत थे। उनके सामने एक काले सिंहासन पर एक और व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। उसके पीछे 3 लोग खड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी मौजूदगी लगभग महसूस ही नहीं हो रही थी। मानो वे इंसान नहीं, सिर्फ छाया हो। कमरे में कुछ पल तक गहरा सन्नाटा रहा। फिर सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ठंडी आवाज गूंजी। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ क्रोध किसी तूफान से कम नहीं था। घुटनों पर बैठे आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरे स्वामी, 3 दिन पहले लेडी सेंड्रा का लाइफ क्रिस्टल टूट गया। ये सुनते ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। नेता कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज गुस्से से भर गई। कैसे? वह भी अभी एक सफल मिशन से वापस लौटा था और लौटते ही उसे यह खबर मिली थी। घुटनों पर बैठे आदमी ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, 1 हफ्ते पहले लेडी सेंड्रा ने हमें बताया था कि वह कुछ व्यापारिक साझेदारों से मिलने जा रही हैं। 6 दिन पहले उनका संदेश आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बेहद दुर्लभ चीज मिली है, एटॉमिक डिवाइन बॉडी। उन्होंने कहा था कि वह उस चीज को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बाद कोई संदेश नहीं आया। और कुछ दिन बाद हमने देखा कि उनका लाइफ क्रिस्टल टूट चुका है। लाइफ क्रिस्टल क्या होता है? लाइफ क्रिस्टल एक जादुई वस्तु होती है जिसमें किसी व्यक्ति की जीवन ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा सुरक्षित रहता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है, क्रिस्टल चमकता रहता है, लेकिन जैसे ही वह मरता है, क्रिस्टल टूट जाता है। इसका मतलब साफ था, लेडी सेंड्रा मर चुकी थी। नेता ने कुछ देर तक सोचते हुए पूछा, क्या उसने उन व्यापारिक लोगों का नाम बताया था? हाँ स्वामी, आदमी बोला। वह कैप्राथ सिटी के एशलैंड नोबल परिवार से मिलने गई थी। वह लोग एल्डरफोर्ड मर्चेंट परिवार में उभरे एक दुर्लभ प्लेटिनम ग्रेड स्पिरिट रूट के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन आखिरी संदेश में उसने एटॉमिक डिवाइन बॉडी की बात कही थी। और उसके बाद कुछ नहीं। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर नेता ने आदेश दिया, तुम तीनों और ये तीनों, उसने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया, कैप्राथ सिटी जाओ, हर चीज की जांच करो। अगर किसी की साजिश मिले तो जवाब पाने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करो। घुटनों पर बैठे आदमी ने हिम्मत करके पूछा, स्वामी, अगर हमें दोषी मिल जाए तो क्या हम उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? नेता की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इसका पता चर्च तक नहीं आना चाहिए। और सबसे जरूरी, एटॉमिक डिवाइन बॉडी हमें चाहिए। जरूरत पड़े तो जो भी उसके बारे में जानता हो उसे खत्म कर दो, यहाँ तक कि उसका पूरा वंश भी। डार्क असैसिन्स। 6 लोग तुरंत कमरे से निकल गए। वे सामान्य इंसान नहीं थे, वे थे डार्क असैसिन्स। डार्क डेविल चर्च ने कई सालों तक भयानक प्रयोग करके ऐसे योद्धा बनाए थे। उनकी भावनाएं खत्म कर दी गई थीं। उनके पास केवल एक चीज बची थी, आदेश का पालन। और जब डार्क असैसिन्स किसी मिशन पर निकलते थे तो उसका मतलब होता था पूर्ण विनाश। कमरे में अब सिर्फ नेता रह गया था। उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा एक खूबसूरत मध्य आयु के आदमी का था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा क्रूरता भरा हुआ था। वह कुछ मिनट तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, एशलैंड परिवार, एल्डरफोर्ड परिवार, तुमने गलत दुश्मन चुन लिया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही पलों बाद वह भी कमरे से गायब हो गया। डार्क डेविल चर्च क्रोधित हो चुका था और जल्द ही खून बहने वाला था। दूसरी ओर फिशर हेवन, ये समुद्र के किनारे बसा एक बड़ा शहर था। यहाँ से पूरे राज्य में समुद्री स्पिरिट बीस्ट का मांस भेजा जाता था। ये शहर कैप्राथ सिटी के सबसे करीब था और राज्य छोड़ने का सबसे आसान रास्ता भी। रात के अंधेरे में 2 लोग चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने काले लबादे पहन रखे थे। कुछ घंटों बाद वे सीमा तक पहुंच गए। एक आदमी ने कहा, मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ। उसने एक थैली आगे बढ़ाई। इसमें 30,000 स्पिरिट स्टोन हैं और कुछ जरूरी चीजें भी। जब हालात शांत हो जाएंगे मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। दूसरे व्यक्ति ने अपना हुड हटाया। उसके नीचे एक खूबसूरत महिला का चेहरा था। वह बोली, धन्यवाद जॉन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर केंट वहां होता तो वह उसे तुरंत पहचान लेता। लेडी ऑलिव, वही जासूस जिसे केंट ने पकड़ा था। वह आगे बढ़ी और जॉन को चूम लिया। जॉन वास्तव में था जॉन एल्डरफोर्ड मर्चेंट परिवार का प्रमुख, वही व्यक्ति जिसे उसे पूछताछ के बाद मार देना चाहिए था, लेकिन उसने उसे जाने दिया। जॉन गुस्से में बोला, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ। अगर वह काम खत्म करके चला जाता तो ये सब नहीं होता। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ रहे। फिर लेडी ऑलिव सीमा पार करके चली गई। जॉन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर भारी दिल से वापस लौट गया अपने उसी परिवार के पास जिसके साथ उसने विश्वासघात किया था। असली सच्चाई। कुछ दूर जाने के बाद लेडी ऑलिव रुक गई। उसने पीछे मुड़कर कैप्राथ सिटी की ओर देखा, फिर हल्की हंसी हंसी। ओह जॉन, तुम्हें उस लड़के और सिंथिया की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। उसने हवा में हाथ घुमाया। अचानक 2 चमकते हुए मेडल उसके सामने प्रकट हुए। उसने एक मंत्र बोला, मेडल चमकते हुए हवा में गायब हो गए। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। मेरा मिशन पूरा हो गया। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। वह एक काले कौवे में बदल गई।
और रात के अंधेरे में उड़ गई। लेकिन उड़ने से पहले उसने एक डरावनी भविष्यवाणी कही, जब सांझ चांद को छुएगी, आकाश फट जाएगा और वे उतरेंगे, उनका क्रोध दुनिया को जला देगा, और जो कमजोर लोग सितारों को चुनौती देते हैं वे डर से कांपेंगे। सुबह का समय था। अल्थिया साम्राज्य की राजधानी वास्टपोर्ट सिटी धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज, व्यापारियों की पुकार और बाजारों की चहल पहल पूरे शहर को जीवंत बना रही थी। उसी समय शहर की ओर बढ़ रही थी अंकल ड्रू की घोड़ागाड़ी। उस गाड़ी में बैठे थे केंट और उसके साथ की लड़कियां। गाड़ी के अंदर बैठी सेंट सेलिन का चेहरा अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था। वह बार बार यूनिटी और लिलियन की ओर देख रही थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाए। आखिरी बार जब मैंने तुम दोनों को देखा था, उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। यूनिटी सिर्फ लेवल 4 रूट मास्टर थी और लिलियन लेवल 9 रूट मास्टर। लेकिन अब वह कुछ पल के लिए रुक गई। अब यूनिटी लेवल 7 रूट मास्टर बन चुकी है और लिलियन तो सीधे रूट ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गई है। सेलिन ने सिर हिलाया, और यह सब 1 महीने से भी कम समय में हुआ है। कुछ सेकंड तक वह केंट को घूरती रही, फिर अचानक उसने हाथ उठाकर हार मान ली। ठीक है, मैं जानना ही नहीं चाहती, वह हंसते हुए बोली। यह आदमी तो वैसे भी साधना के सारे नियम तोड़ चुका है। इतना कहकर वह फिर से लीहुआ के साथ खेलने लगी। लीहुआ की नई योजना। लीहुआ छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाक चमक थी। यह उसका पहली बार था जब उसने यूनिटी और लिलियन को देखा था। लेकिन केंट ने जब उनका परिचय कराया तो उसने तुरंत उन्हें अपने ग्रुप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जितनी ज्यादा खूबसूरत दीदियां, उतने ज्यादा पैसे कमाने के मौके, उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे उसकी पैसे के प्रति मोह और भी बढ़ता जा रहा था। सेलिन के मन का तूफान। सेलिन बाहर से शांत थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। जब उसने पहली बार केंट को देखा था, वह सिर्फ रूट ब्लॉसम स्टेज में था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने रूट असेंडेंट स्टेज पार कर लिया, फिर रूट मास्टर स्टेज में पहुंच गया, और अब तो वह लेवल 7 रूट मास्टर बन चुका था। ये सब इतना तेज था कि सेलिन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह यूनिटी और लिलियन को देखकर समझ सकती थी कि उनकी साधना की नींव पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। उसने चुपचाप केंट की ओर देखा। आखिर यह उन्हें क्या खिला रहा है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। शहर में प्रवेश। उधर केंट आराम से अंकल ड्रू के साथ बैठा था। जैसे ही घोड़ागाड़ी शहर के मुख्य रास्तों में दाखिल हुई, लोगों की नजरें उनकी ओर जाने लगीं। इस बार केंट पैदल नहीं था, वह सीधे एक शानदार घोड़ागाड़ी में शहर में प्रवेश कर रहा था। केंट ने अंकल ड्रू से पूछा, अंकल ड्रू, आज आप गाड़ी पार्क क्यों नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे? अंकल ड्रू मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरे पास शहर में गाड़ी चलाने का आधिकारिक लाइसेंस है। उसने गर्व से कहा, अब युवा मालिक को भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंट हंस पड़ा, अच्छा है, बधाई हो। लेकिन उसी समय उसके मन में एक विचार आया, शायद बाद में इसे टावर का सर्वेंट बना सकता हूँ। फिर उसने खुद को रोका, पहले इसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। गंतव्य ग्रीन गेट बाजार। केंट ने पूछा, तो हम जा कहाँ रहे हैं? अंकल ड्रू ने जवाब दिया, हम जा रहे हैं ग्रीन गेट बाजार। केंट ने भौहें उठाई। अंकल ड्रू ने समझाया, ये जगह पूरे राज्य की सबसे मशहूर व्यापारिक जगहों में से एक है। यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, अल्कमी उपकरण, दुर्लभ हथियार, साधना की तकनीकें, स्किल बुक्स और अनगिनत खजाने। फिर उसने हंसते हुए कहा, लेकिन ये जगह बहुत महंगी भी है। केंट मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुमने कहा था कि यह सबसे अच्छी जगह है, तो वही ठीक है। ग्रीन गेट बाजार का दृश्य। लगभग 30 मिनट बाद गाड़ी एक विशाल इमारत के सामने रुकी। केंट और बाकी सब बाहर उतरे। उनके सामने एक विशाल 7 मंजिला टावर खड़ा था। उसके ऊपर लगा हुआ था एक विशाल हरा द्वार। यही था ग्रीन गेट बाजार। केंट ने अपनी नई एन्चांटेड आई से उस जगह का निरीक्षण किया। उसे तुरंत जानकारी मिल गई। यह बाजार 7 मंजिलों में बंटा हुआ था। पहली 3 मंजिलें अर्थ ग्रेड वस्तुएं, चौथी से छठी मंजिल हेवन ग्रेड खजाने, 7वीं मंजिल लेजेंडरी आइटम्स, और हर मंजिल पर जाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। केंट की नजर सीधे ऊपर 7वीं मंजिल पर टिक गई। वह हल्के से मुस्कुराया, ये जगह उम्मीद से भी बेहतर है। पैसों की चिंता। लिलियन थोड़ी घबराई हुई बोली, क्या हम सच में यहाँ खरीदारी कर सकते हैं? मैंने सुना है यहाँ चीजें बहुत महंगी होती हैं। केंट ने हंसते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसों की चिंता मुझे करने दो। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, भले ही 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो जाएं, मैं दे दूंगा। हालांकि मुझे डींगे मारना पसंद नहीं है, लेकिन सच यह है कि मैं बहुत अमीर हूँ। केंट का अमीरी वाला अंदाज। अपनी बात साबित करने के लिए केंट ने तुरंत एक थैली निकाली। उसमें से 50,000 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर अंकल ड्रू को दे दिए। जाओ, तुम भी बाजार घूम लो, जो पसंद आए खरीद लेना। अंकल ड्रू की आंखें चमक उठी। वह खुशी खुशी पैसे लेकर चला गया। लीहुआ का नया लक्ष्य। लीहुआ कुछ सेकंड तक उन स्पिरिट स्टोन्स को देखती रही, फिर उसकी नजर केंट पर टिक गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मुझे इस आदमी का खजांची बनना है। जो आदमी एक गाड़ीवान को इतने पैसे दे सकता है, वह जरूर बहुत अमीर होगा। उसने अंदर ही अंदर कहा, दादी देखो, मुझे एक अमीर भाई मिल गया। 7वीं मंजिल का टिकट। केंट और उसकी टोली ग्रीन गेट बाजार के विशाल द्वार तक पहुंची। एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। ग्रीन गेट बाजार में आपका स्वागत है। केंट ने सीधे कहा, हम 7वीं मंजिल पर जाना चाहते हैं। यूनिटी, लिलियन और सेलिन ने तुरंत उसकी ओर देखा। 7वीं मंजिल यानी सबसे महंगे खजाने। गार्ड ने केंट को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, उसकी कीमत होगी 250,000 स्पिरिट स्टोन्स, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000। केंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के थैली निकालकर पैसे दे दिए। गार्ड कुछ सेकंड तक स्तब्ध खड़ा रहा। इतनी आसानी से कोई इतनी बड़ी रकम दे दे, ये बहुत कम देखने को मिलता था। 7वीं मंजिल की यात्रा। गार्ड ने एक कार्ड एक छोटे प्लेटफॉर्म पर रखा। अचानक जमीन पर एक जादुई शकल चमक उठा। अगले ही पल केंट और उसकी टोली हवा में गायब हो गई, और कुछ सेकंड बाद वे पहुंच चुके थे ग्रीन गेट बाजार की 7वीं मंजिल पर, जहां उनका इंतजार कर रहे थे दुनिया के सबसे दुर्लभ खजाने। जैसे ही केंट और उसके साथ की लड़कियां जादुई टेलीपोर्ट शकल से बाहर निकली, वे सीधे पहुंच चुके थे ग्रीन गेट बाजार की 7वीं मंजिल पर। यह मंजिल पूरे बाजार का सबसे खास हिस्सा थी। यहाँ की हवा भी बाकी मंजिलों से अलग लग रही थी। चारों ओर कई शानदार दुकानें थीं, जिनके कांच के शोकेस में चमकते हुए खजाने रखे थे। कहीं दुर्लभ हथियार, कहीं जादुई उपकरण, तो कहीं ऐसी किताबें जिन्हें पाने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी शानदार जगह होने के बावजूद यहाँ भीड़ नहीं थी। केवल कुछ ही लोग आराम से दुकानों के बीच घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। कारण साफ था, यहाँ आने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, और यहाँ बिकने वाली चीजें भी सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर थीं।
कैंट की टोली जैसे ही वहां पहुंची, कई लोगों की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। असल में उनकी नजरें कैंट पर नहीं थीं। वे देख रहे थे सेंट सेलिन को। उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, लेकिन कैंट ने उन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मुड़कर अपनी साथियों की ओर देखा। कैंट की योजना। कैंट ने सबसे पहले यूनिटी की ओर देखा। यूनिटी, उसने शांत आवाज में कहा, तुमने धनुष को अपना मुख्य हथियार चुना है, इसलिए तुम्हें एक अच्छा धनुष और कुछ सही कौशल चुनने होंगे। वह थोड़ा रुका और मुस्कुराया। तुम्हारी स्थिति थोड़ी खास है, इसलिए अभी के लिए 2 कौशल काफी होंगे। फिर उसने हल्के अंदाज में कहा, और चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर उसने लिलियन की ओर देखा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अभी टियर 3 स्पेल सर्कल तक के जादू कर सकती हो, इसलिए कम से कम 3 अच्छे जादू चुनो, और अगर चाहो तो एक अच्छा जादुई वॉन्ड भी ले सकती हो। लिलियन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर कैंट ने अपनी नजर घुमाकर सेंट सेलिन की ओर देखा। सेलिन उसे अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसके मन में एक अजीब भावना उठ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कैंट के पैसे खर्च करना बिल्कुल स्वाभाविक हो, लेकिन उसके अंदर का दूसरा हिस्सा उसे सावधान कर रहा था। कैंट मुस्कुराया, और जहां तक मेरी मास्टर का सवाल है, आप जितनी चाहें तलवार की तकनीकें चुन सकती हैं। अगर कोई अच्छा कवच दिखे तो वह भी ले सकती हैं। सेलिन ने आंखें सिकोड़ लीं। भविष्य के लिए निवेश? उसने पूछा। कैंट ने हल्का सा आंख मारी। हाँ बिल्कुल, आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। सेलिन का मन। सेलिन ने कुछ पल सोचा, फिर उसने खुद को समझाया, वह मेरा शिष्य है, और अगर वह अपने गुरु पर खर्च करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। जितनी ज्यादा तकनीकें होंगी उतनी ही आसानी से मैं उसे सुरक्षित रख सकूंगी। ये सोचकर वह शांत हो गई, और फिर कैंट के साथ दुकान की ओर बढ़ी। स्किल बुक्स की दुकान। वे लोग एक खास दुकान में पहुंचे, हैप्पी डे स्किल बुक स्टोर। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दुकान का कर्मचारी मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कैंट ने शांति से कहा, हम कुछ जादुई तकनीकें और स्पेल्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन पहले थोड़ा देखना चाहेंगे। कर्मचारी ने सिर झुकाया। बिल्कुल। दुकान के अंदर चारों ओर सुंदर शेल्फ लगे हुए थे। हर शेल्फ में कांच के अंदर बंद स्किल बुक्स रखी थी। इन किताबों की कीमत इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोग इन्हें पाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते। लेजेंडरी स्किल्स का महत्व। इस दुनिया में कौशल कई स्तरों में बढ़े थे, लेकिन सबसे ऊपर था लेजेंडरी ग्रेड। ऐसी तकनीकें बेहद दुर्लभ होती थीं। अगर कोई साधक लेजेंडरी कौशल का उपयोग कर ले तो वह अपने स्तर से कई गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ सकता था। उदाहरण के लिए, अगर लिलियन अपनी 3 स्पेल सर्कल्स का उपयोग करके लेजेंडरी जादू करती, तो वह शायद पीक रूट सेंट जैसे दुश्मन का सामना भी कर सकती थी। यही वजह थी कि लेजेंडरी कौशल की कीमत अकल्पनीय होती थी। कहा जाता था कि केवल कुछ शाही परिवारों के पास ही इससे ऊपर के कौशल होते हैं। कैंट का अगला कदम। कैंट ने आसपास की किताबों को देखा, लेकिन उसे समझ में आ गया कि ये सब हेवन ग्रेड कौशल हैं। लेजेंडरी कौशल यहाँ खुले में नहीं रखे जाएंगे, इसलिए उसने सीधे कर्मचारी से कहा, हमें लेजेंडरी ग्रेड कौशल देखना है। कर्मचारी ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर उसकी नजर सेलिन पर गई। सेलिन को पहचानते ही उसने सिर हिलाया। कृपया मेरे साथ आइए। गुप्त कमरा। कुछ ही देर में वे लोग एक अलग कमरे में पहुंचे। ये कमरा पहले से भी ज्यादा सुरक्षित था। कमरे के बीच में 24 जेड बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स के अंदर एक लेजेंडरी स्किल बुक थी। कर्मचारी बोला, इस समय हमारे पास यही लेजेंडरी कौशल उपलब्ध हैं, कृपया आराम से देख लीजिए। कैंट ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों, जो पसंद हो चुन लो। यूनिटी, लिलियन और सेलिन तुरंत जेड बॉक्स की ओर बढ़ गईं। कैंट की अपनी योजना। कैंट खुद किताबें देखने के बजाय चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने मन ही मन टावर से कहा, टावर, देखो इनमें से कोई सोल टाइप कौशल है क्या। टावर ने तुरंत जवाब दिया, मैं पहले से देख रहा हूँ मास्टर। कैंट को तलवार कौशल की जरूरत नहीं थी, उसके पास पहले से ही कई शक्तिशाली तकनीकें थीं, लेकिन अब वह सोल मास्टर के रास्ते पर भी चल रहा था, इसलिए उसे आत्मा से जुड़े कौशल चाहिए थे। कौशल का चुनाव। करीब 20 मिनट बाद तीनों लड़कियां वापस आईं। यूनिटी के हाथ में 2 जेड बॉक्स थे, लिलियन के पास एक, और सेलिन भी एक बॉक्स लेकर आई थी। कैंट ने मुस्कुराकर पूछा, यूनिटी, तुमने क्या चुना। यूनिटी ने पहला बॉक्स खोला। यह है थंडर गॉड्स प्रिसिजन। यह एक धनुष कौशल है जो बिजली की शक्ति से तीर की गति और सटीकता बढ़ा देता है। फिर उसने दूसरा बॉक्स दिखाया, और यह है हेवंस एरो स्टॉर्म। इससे मैं एक साथ हजारों ऊर्जा तीर चला सकती हूँ। कैंट मुस्कुराया, अगर तुम्हें पसंद है तो दोनों तुम्हारे। कर्मचारी यह सुनकर चौंक गया। फिर कैंट ने लिलियन की ओर देखा, और तुम। लिलियन ने बॉक्स खोला। इसका नाम है फ्रॉस्ट फायर ट्विन ड्रैगन्स। मैं इससे एक साथ बर्फ और आग के 2 ड्रैगन बुला सकती हूँ। वे चाहें तो एक साथ हमला कर सकते हैं या अलग अलग दुश्मनों से लड़ सकते हैं। कैंट ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। फिर उसने सेलिन की ओर देखा, और मास्टर। सेलिन ने मुस्कुराते हुए अपना बॉक्स दिखाया, सेलेस्टियल ब्लेड डांस। इससे मैं कई आध्यात्मिक तलवारें बुला सकती हूँ। वे एक साथ हमला भी कर सकती हैं और रक्षा भी। उसकी आंखों में साफ खुशी दिखाई दे रही थी। कैंट ने दुकान के कर्मचारी से कहा, हम ये चारों कौशल लेंगे। उसी समय टावर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मास्टर, मुझे लगता है आपकी मास्टर एक और कौशल चाहती हैं, लेकिन वह आपको कंगाल नहीं बनाना चाहती। कैंट के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रीन गेट बाजार की 7वीं मंजिल पर मौजूद उस शानदार दुकान में माहौल अब थोड़ा अलग हो गया था। कैंट कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। वह तुरंत कोई फैसला नहीं कर रहा था। सबसे पहले वह उन चारों लेजेंडरी कौशलों की कीमत जानना चाहता था जो यूनिटी, लिलियन और सेंट सेलिन ने चुने थे। हालांकि उसके पास अकल्पनीय धन था, इतना कि कई राज्यों की संपत्ति भी उसके सामने छोटी लगती, लेकिन कैंट सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए नहीं आया था। उसके दिमाग में एक और योजना चल रही थी। इस समय उसका लक्ष्य था सेंट सेलिन। कैंट और टावर दोनों जानते थे कि सेलिन इतनी आसानी से किसी के वश में आने वाली नहीं है, लेकिन एक चीज थी जिससे वह बेहद प्रभावित होती थी, तलवार का मार्ग। सेलिन तलवार साधना की दीवानी थी, इसलिए कैंट ने तय किया कि अगर उसे उसके करीब पहुंचना है तो उसे उसी रास्ते पर हराना होगा। वह सीधे युद्ध में उसे नहीं हरा सकता था, लेकिन एक चीज थी जिससे वह उसे प्रभावित कर सकता था, धन। अगर सेलिन को कोई ऐसी तकनीक दिखे जिसे वह चाहती हो, लेकिन वह उसे लेने में झिझक रही हो, तो कैंट उसे ऐसी स्थिति में डाल देगा कि वह खुद उसे चाहने लगे। कैंट के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अमीर होना सच में बहुत फायदे देता है। कीमत का खुलासा। दुकान का कर्मचारी उन चारों जेड केसों को देखकर उत्साहित हो गया। फिर उसने एक एक करके उनकी कीमत बताई। थंडर गॉड्स प्रिसिजन 40 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, हेवंस एरो स्टॉर्म 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, फ्रॉस्ट फायर ट्विन ड्रैगन्स 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स, सेलेस्टियल ब्लेड डांस 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। वह मुस्कुराते हुए बोला, कुल मिलाकर कीमत होगी 150 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स।
कर्मचारी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने महंगे सौदे बहुत कम देखने को मिलते थे। उसी समय टावर की आवाज़ केंट के दिमाग में गूंजी। कीमत थोड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी स्वीकार्य सीमा में है। केंट ने हल्के से सिर हिलाया। केंट का अगला कदम। केंट धीरे धीरे एक और शेल्फ की ओर बढ़ा। वहां उसे एक और जेड केस दिखाई दिया। उसके अंदर एक तलवार तकनीक थी, वॉइड कटर। टावर तुरंत बोला, मास्टर, आप चाहें तो स्वॉर्ड माइंड तकनीक से इन कौशलों को बिना खरीदे भी सीख सकते हैं। केंट लगभग ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। उसने मन ही मन कहा, इतनी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन खास है। मैं अपनी अगली बिल्ली को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। टावर ने हल्का सा जवाब दिया, जैसा आप चाहें, लेकिन ये तलवार कौशल साधारण नहीं है। केंट मुस्कुराया, मैं सीखूंगा, लेकिन अभी। उसने सलीम की ओर देखा और आंख मारी। यह मेरे मास्टर के दिल तक पहुंचने का रास्ता है। 5वां कौशल। केंट ने जेड केस उठाकर कर्मचारी को दिया। इसे भी जोड़ दो। कर्मचारी ने कीमत देखी और उसकी आंखें फैल गईं। वॉइड कटर 70 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। अब कुल कीमत हो चुकी थी 220 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। यूनिटी, लिलियन और सेलीन तीनों केंट को हैरानी से देखने लगीं। इतनी बड़ी रकम खर्च करना किसी भी अमीर व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन केंट ने बिना किसी हिचकिचाहट के टावर से तैयार करवाई हुई थैली निकाल ली। उसमें से 220 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स निकालकर कर्मचारी को दे दिए। फिर उसने 5 जेड केस टावर के स्टोरेज में रख लिए। कर्मचारी तो खुशी से लगभग पागल हो गया था। पिछले 10 सालों में उसने सिर्फ 2 लेजेंडरी कौशल बेचे थे, और आज एक ही दिन में 5। उसकी किस्मत चमक चुकी थी। केंट ने मुस्कुराकर कहा, आपसे व्यापार करके अच्छा लगा, और फिर बिना पीछे देखे दुकान से बाहर निकल गया। ली हुआ की नजर। बाकी सब उसके पीछे चल पड़े, लेकिन ली हुआ थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसकी नजर कर्मचारी के हाथ में पकड़ी स्पिरिट स्टोन्स की थैली पर थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। कर्मचारी ने जल्दी से थैली छुपा ली। ली हुआ ने आह भरी। फिर वह भी केंट के पीछे चल पड़ी। केंट का अगला लक्ष्य। केंट अब एक दूसरी दुकान की ओर जा रहा था। टावर ने उसे बताया था कि वहां एक खास तकनीक है, सोल टाइप स्किल। ये लेजेंडरी नहीं थी, लेकिन केंट के लिए बेहद जरूरी थी। अगर वह जल्दी नहीं पहुंचा तो कोई और उसे खरीद सकता था। दूसरी दुकान के अंदर एक युवक खड़ा था। उसके सुनहरे बाल और भूरी आंखें थीं। उसके हाथ में एक हरे रंग की किताब थी। उसके सामने खड़ा था दुकान का मालिक, एक मध्य आयु का आदमी। युवक बोला, सकई, हम पहले भी व्यापार कर चुके हैं, थोड़ी और छूट दे दीजिए। मेरे परिवार के लिए सोल कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। उस युवक का नाम था नैश। वह एक्सेल परिवार का युवा स्वामी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मदद करेंगे तो मैं इस साल की मास्टर अल्केमिस्ट प्रतियोगिता में आपकी भतीजी की मदद कर सकता हूँ। सकई थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन वह पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं था। उसके हाथ में जो कौशल था वह बेहद खास था। उसका नाम था सोल शॉक। यह एक शक्तिशाली सोल तकनीक थी। अगर कोई सोल मास्टर इसे सही तरह से उपयोग करे तो वह दुश्मन की आत्मा पर हमला करके उसे बिना लड़ाई के भी मार सकता था। इसलिए ऐसी तकनीकें बेहद खतरनाक मानी जाती थीं। तनाव बढ़ता है, नैश ने फिर कहा, आप जानते हैं मेरे परिवार का प्रभाव। ये सुनकर सकई की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? ये ग्रीन गेट बाजार है, यहाँ किसी व्यापारी को धमकाना गंभीर अपराध है। नैश के माथे पर पसीना आ गया। ग्रीन गेट बाजार के मालिक को नाराज करना राजा को नाराज करने से भी खतरनाक था। नैश ने तुरंत सिर झुका दिया। माफ कीजिए, मेरा मतलब वह नहीं था। वह समझ गया कि उसे नरमी से बात करनी होगी। सकई थोड़ा पिघल गया। वह लगभग फैसला कर चुका था कि वह कौशल नैश को बेच देगा, लेकिन तभी दुकान के दरवाजे से एक आवाज आई, और उसी पल उसका फैसला बदल गया। आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। मैं उस कौशल के लिए 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। सबकी नजर दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां खड़ा था केंट, और उसके पीछे सेलीन, यूनिटी, लिलियन और ली हुआ। दुकान का माहौल अचानक बदल चुका था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक नया मुकाबला। ग्रीन गेट बाजार की 7वीं मंजिल पर स्थित उस दुकान का माहौल अचानक बदल चुका था। केंट के शब्द जैसे ही सकई के कानों में पड़े, उसके मन में चल रहा पूरा द्वंद्व एक पल में खत्म हो गया। कुछ क्षण पहले तक वह नैश की ईमानदारी का सम्मान करते हुए उस सोल शॉक कौशल को उसे बेचने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसे 700,000 स्पिरिट स्टोन्स के बजाय सीधे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स का प्रस्ताव मिल रहा था। पैसे का आकर्षण कभी कभी सबसे ईमानदार व्यक्ति को भी डगमगा देता है। और ठीक वही हुआ। सकई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वह पहले ही उस भारी थैली को अपने हाथों में महसूस कर रहा हो। उधर केंट पूरे आत्मविश्वास के साथ दुकान के अंदर कदम रख चुका था। उसके पीछे पीछे आ रही थी लिलियन, यूनिटी, सेंटेस, सेलीन और छोटी ली हुआ। दुकान का माहौल अचानक गंभीर हो गया। नैश की नाराजगी। नैश के चेहरे पर गहरी नाराजगी उभर आई। वह पहले से ही लगभग ये कौशल खरीद चुका था। उसने खासतौर पर 50,000 स्पिरिट स्टोन्स देकर 7वीं मंजिल में प्रवेश किया था, और अब एक अजनबी अचानक आकर उससे वह कौशल छीनने वाला था। उसने गुस्से से केंट की ओर देखा। तुम हो कौन? उसकी आवाज में स्पष्ट झुंझलाहट थी। केंट मुस्कुराया, मैं कोई खास नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे मास्टर केंट कह सकते हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अगर मास्टर कहना ज्यादा भारी लगे तो यंग मास्टर भी कह सकते हो। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रहा था। टावर ने पहले ही नैश का मूल्यांकन कर लिया था, और अब केंट को पता था कि सामने खड़ा ये युवक किसी साधारण परिवार से नहीं था। जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे लोग अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करके चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ठीक वही हुआ। परिवार का नाम। नैश ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, ये कौशल मैंने पहले देखा था, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं कि यह कौशल एक्सेल परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसने केंट को सीधा देखते हुए कहा, अगर आप इसे मुझे लेने दे तो मैं आभारी रहूंगा। सकई मन ही मन नैश को कोस रहा था। वह जानता था कि नैश अपने परिवार का नाम लेकर सौदे को प्रभावित करना चाहता है। एक्सेल परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था। वे पूरे महाद्वीप में मशहूर थे। उनका मुख्य क्षेत्र था अल्केमी। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य शक्तिशाली अल्केमिस्ट थे, लेकिन केंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर सिर्फ उस कौशल पर थी। केंट का जवाब। केंट ने हल्के से कंधे उचकाए। माफ करना दोस्त, लेकिन ये कौशल मुझे चाहिए। अगर चाहो तो कोई दूसरा कौशल ले सकते हो, लेकिन यह मैं ले जाऊंगा। नैश की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे नाराज किया तो एक्सेल परिवार इसे हल्के में नहीं लेगा। यह एक साफ साफ धमकी थी, लेकिन केंट बिल्कुल नहीं घबराया। वह मुस्कुराया और पीछे खड़ी सेलीन की ओर इशारा किया। वैसे तुम्हें पता है ये खूबसूरत महिला कौन है? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, ये है स्वॉर्ड सेंटेस सेलीन, और मैं, उसने हंसते हुए कहा, इनका शिष्य हूँ। तो अगर मैं इनकी स्कर्ट के पीछे छिप जाऊं
तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर नैश का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। पीछे खड़ी यूनिटी और लिलियन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। केवल ली हुआ ही पूरी तरह मासूम लग रही थी। अंतिम कोशिश। नैश ने आखिरी कोशिश की, लेकिन मैंने ये कौशल पहले देखा था और मैं इसकी कीमत तय कर चुका हूँ। केंट मुस्कुराया और फिर वह प्रसिद्ध वाक्य बोला, मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं कि तुम गरीब हो। सेलिन की ओर इशारा करते हुए उसने जैसे संकेत दिया कि उसके पीछे सेंटेस खड़ी है। कुछ सेकंड के लिए दुकान में सन्नाटा छा गया। आखिरकार नैश ने गहरी सांस ली। वह जानता था 7 सेंटेस में से किसी से भी टकराना मूर्खता थी। अगर सेलिन चाहती तो उसके परिवार को मुश्किल में डाल सकती थी, इसलिए उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। कौशल की खरीद। केंट ने स्पिरिट स्टोन्स की एक भारी थैली निकालकर सोकई की ओर उछाल दी। 1 मिलियन। अब ये कौशल मुझे दे दीजिए। सोकई ने तुरंत थैली पकड़ ली। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। केंट ने कौशल पुस्तक ली और तुरंत उसका मूल्यांकन किया। कौशल सोल शॉक, ग्रेड हेवन, रैंक एसएसएस। प्रभाव शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा की लहर छोड़ता है। दुश्मनों की आत्मा को झटका देकर उन्हें अस्थिर कर देता है। कमजोर आत्मा वाले दुश्मन तुरंत नष्ट हो सकते हैं। 500 मीटर तक कई दुश्मनों को प्रभावित कर सकता है। केंट ने मन ही मन मुस्कुराया। अच्छा कौशल है। अब समझ आया कि नैश इसे क्यों चाहता था। अगर इसे लेजेंडरी स्तर तक अपग्रेड कर दूं तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। उसने कौशल पुस्तक टावर के स्टोरेज में रख दी। सेलिन का सवाल। इसी बीच सेलिन ने केंट को अलग खींच लिया। तुम कर क्या रहे हो? उसने धीरे से पूछा। केंट मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस 3 खूबसूरत लड़कियों को शहर घुमाने और खुश करने लाया हूँ। सेलिन ने आंखें तरेरी। सच बताओ। केंट थोड़ा पास झुका। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो शायद मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मुझे कोई मौका मिलेगा? यूनिटी और लिलियन दूर खड़ी यह सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। सेलिन ने तुरंत एक कदम पीछे लिया। वह खुद को केंट के आकर्षण से प्रभावित होने नहीं देना चाहती थी। केंट ने मुस्कुराते हुए दूरी बना ली। वैसे अभी मौका है, जो कौशल चाहिए ले लो। भविष्य में जब मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और खरीदारी। कुछ ही देर बाद सोकई 8 और लेजेंडरी कौशल लेकर वापस आया। केंट ने उनमें से 4 खरीद लिए। 2 लिलियन के लिए, 1 यूनिटी के लिए, 1 सेलिन के लिए। इस बार उसने और 120 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। इसके बाद उनकी टोली आगे बढ़ी हथियारों की दुकान की ओर, क्योंकि अब उन्हें यूनिटी के लिए एक शानदार धनुष खरीदना था और केंट की खरीदारी अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रीन गेट बाजार की 7वीं मंजिल पर मौजूद हथियारों की दुकान में कई दुर्लभ हथियार सजाकर रखे गए थे। दीवारों पर लटके हुए धनुष, चमकती तलवारें, रहस्यमय भाले और अजीब आकार के जादुई हथियार, हर चीज किसी खजाने से कम नहीं लग रही थी। यूनिटी धीरे धीरे उन हथियारों को देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक चमकदार सुनहरे धनुष पर जाकर रुक गई। उसने बिना देर किए उसे उठा लिया। मुझे ये वाला चाहिए। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। केंट तुरंत उसके पास आया और अपने अप्रेजल कौशल से धनुष को जांचा। कुछ ही क्षण में उसकी आंखों के सामने जानकारी उभर आई। नाम स्काई पियर्सिंग बो, ग्रेड हेवन। प्रकार हथियार। विशेषताएं तीरों को शुद्ध तत्वीय ऊर्जा से भर सकता है। हर तीर दुश्मन की 30% रक्षा को नजरअंदाज कर सकता है। उपयोगकर्ता 10 मील दूर तक लक्ष्य लॉक कर सकता है। उपयोगकर्ता की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, तीर चलाने की गति उतनी बढ़ेगी। केंट ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसे हथियारों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी अप्रेजल क्षमता की वजह से वह तुरंत किसी भी वस्तु का असली मूल्य समझ सकता था। उसने दुकान की मालिक महिला की ओर देखा। मैडम फेई, इसकी कीमत क्या है? मैडम फेई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर यूनिटी ने उसकी दुकान की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक चुन ली थी। इसकी कीमत है 1.2 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। फिर वह थोड़ा रुकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। रहस्यमय डिब्बा। मैडम फेई ने अपने स्पेस रिंग से एक लंबा पतला डिब्बा निकाला। जैसे ही वह डिब्बा बाहर आया, केंट के दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उस डिब्बे के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने तुरंत अप्रेजल किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे सिर्फ डिब्बे की जानकारी मिली। अंदर की वस्तु छिपी हुई थी। इसका मतलब साफ था, उसके अंदर कुछ खास था। केंट ने अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने दी। वह शांत स्वर में बोला, इसके अंदर क्या है? मैडम फेई ने डिब्बा खोला। अंदर एक हड्डी से बना तीर रखा हुआ था, लेकिन वह तीर टूटा हुआ था। उसमें कई दरारें थीं, मानो किसी भयानक युद्ध के बाद वह बचा हो। फिर भी केंट को उससे एक अजीब शक्ति का एहसास हो रहा था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसने अपनी उत्सुकता छुपा ली। प्राचीन युद्धभूमि की कहानी। मैडम फेई ने समझाना शुरू किया। ये तीर मेरे एक आदमी को मिला था। वह इसे एंशिएंट बैटलफील्ड ऑफ पार्टिंग से लाया था। केंट ने नाम सुना और थोड़ा चौंका। एंशिएंट बैटलफील्ड ऑफ पार्टिंग। मैडम फेई मुस्कुराए। हजारों साल पहले इस दुनिया की सभी जातियां एक ही दुनिया में रहती थीं, लेकिन फिर कुछ जातियों जैसे दानव, ड्रैगन, एल्फ और बीस्टकिंट ने बाकी जातियों को कमजोर समझकर उन्हें दबाने की कोशिश की। इससे एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। वह युद्ध 100 दिनों तक चला। उस दौरान अनगिनत शक्तिशाली योद्धा मारे गए। इतना खून बहा कि पूरी दुनिया लगभग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई। आखिरकार देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दुनिया को अलग अलग महाद्वीपों में बांट दिया और उस युद्धभूमि को सील कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने वहां असंख्य खजाने भी छोड़ दिए। कहा जाता है, अगर कोई बहुत भाग्यशाली हो तो उसे वहां ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो इतिहास बदल दें। केंट का अभिनय। केंट ने मन ही मन टावर से कहा, टावर, मुझे याद दिलाना कि हमें वहां जरूर जाना है। टावर तुरंत बोला, मैं तो पहले से ही उत्साहित हूँ मास्टर। केंट ने मैडम फेई की ओर देखा। इस तीर की कीमत क्या है? हालांकि यह टूटा हुआ है, लेकिन मेरी संग्रह में अच्छा लगेगा। उसने जानबूझकर कलेक्टर जैसा अभिनय किया। मैडम फेई ने सोचा कि केंट को असली कीमत का अंदाजा नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो धनुष के साथ सिर्फ 50,000 स्पिरिट स्टोन्स और दे दीजिए। केंट ने तुरंत पैसे दे दिए। अगर भविष्य में आपको उस युद्धभूमि से और चीजें मिलें तो मुझे जरूर बताइए। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम केंट है, केंट मैडसन। टाओ की तारीफ। दुकान से निकलते ही टाओ ने कहा, मास्टर, आपकी अभिनय क्षमता मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। केंट हंस पड़ा। क्या करूं, मैं हमेशा से अच्छा अभिनेता रहा हूं। नया आदेश। केंट ने 3 थैलियां निकाली और उन्हें यूनिटी, लिलियन और सेलिन को दे दिया। हर थैली में थे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। सेलिन चौंक गई। ये बहुत ज्यादा नहीं है? केंट मुस्कुराया, अब आप मेरी मास्टर हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब बॉडी टेम्परिंग शुरू करें। फिर उसने ली हुआ की ओर देखा, और हमारी छोटी ली हुआ भी। केंट का मजाक। केंट हंसते हुए बोला, तुम लोग खुश होना चाहिए।
इतने सुंदर, प्यारे, शानदार और अमीर आदमी की देखभाल में रहना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। यूनिटी और लिलियन हंसी रोक नहीं पा रही थी। सेलिन ने बस सिर हिलाया। असली खजाना। केंट चलते हुए उस तीर के बारे में सोच रहा था। शायद पहली नजर में वह टूटा हुआ लगता था, लेकिन केंट जानता था वह कोई साधारण तीर नहीं था। नाम, वॉइड पियर्सिंग डेमन एरो। ग्रेड, स्पिरिचुअल क्षतिग्रस्त। प्रकार, हथियार, महान जनरल रूमल का निश्चित तीर। इसमें 10,000 दानवों की आत्माएं कैद हैं। इसमें प्राचीन 8 सिर वाले हाइड्रा सर्प की आत्मा भी है। ये तीर देवताओं को भी मार सकता है। केंट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद भविष्य में उसकी जान इसी तीर पर निर्भर हो सकती थी, और इसलिए ये दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ग्रीन गेट बाजार से निकलने के बाद केंट ने अपनी साथियों को 100-100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर यूनिटी और लिलियन तो खुश थी, लेकिन ली हुआ के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही थी। उसे भी पैसे चाहिए थे, लेकिन वह समझती थी कि अभी वह उस स्तर पर नहीं पहुंची है। केंट उनसे अलग होकर खुद जड़ी बूटियां खरीदने निकल गया। अब उसका लक्ष्य था बॉडी टेम्परिंग। वह दर्जनों दुकानों में गया और एक एक करके दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीदने लगा। टाओ की मदद और उसके दिमाग में भरे हुए अल्केमी के ज्ञान की वजह से यह काम उसके लिए बहुत आसान हो गया था। वेक्सलर की सलाह। गॉड रेल्म से जाने से पहले वेक्सलर ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी थी। उसने कहा था, अगर कोई व्यक्ति जल्दी से जल्दी बॉडी टेम्परिंग शुरू कर दे तो आगे चलकर उसके लिए अमृतत्व की राह आसान हो जाती है। जब साधक इमॉर्टल स्टेज तक पहुंचते हैं तब उन्हें अपने शरीर को बेहद शक्तिशाली खजानों से मजबूत करना पड़ता है। अगर शुरुआत से ही शरीर को मजबूत किया जाए तो वह रास्ता काफी आसान हो जाता है। बेशक ये प्रक्रिया बेहद महंगी थी, लेकिन केंट के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह बिना सोचे सबसे महंगे खजाने खरीद सकता था। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वह चाहता था कि उसकी पत्नी और भविष्य की पत्नियां भी उसी स्तर पर मजबूत बने। इसलिए उसने बिना झिझक के 300 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए। लड़कियों की खरीदारी। यूनिटी और लिलियन कई दुकानों में गईं। उन्होंने मिलकर लगभग 5-5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की जड़ी बूटियां खरीद लीं। उनके स्पेस रिंग्स लगभग भर चुके थे। कुछ महीनों पहले तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन इतना बदल जाएगा, लेकिन अब वे अमीर लोगों की तरह खरीदारी कर रही थीं, और इसका पूरा श्रेय जाता था केंट को। दोनों ने मन ही मन तय किया कि वापस जाकर वे केंट को खास तरीके से धन्यवाद देंगी। सेलिन की झिझक। उधर सेंटेस सेलिन को केंट के पैसे खर्च करने में थोड़ी झिझक हो रही थी। वह बार बार सोच रही थी कि इतना पैसा लेना ठीक है या नहीं, लेकिन ली हुआ ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। अगर उसने दिया है तो खर्च करो, उसने साफ कह दिया। आखिरकार सेलिन ने भी लगभग 4 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की जड़ी बूटियां खरीद लीं, और ली हुआ ने भी अपने लिए 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए, क्योंकि वह भी अपने छोटे शरीर को मजबूत बनाना चाहती थी। भविष्य में उसका रास्ता तय था। वह बनने वाली थी एक घातक हत्यारिन, और केंट चाहता था कि वह उस रास्ते पर और भी ज्यादा शक्तिशाली बने। वापस हवेली। खरीदारी खत्म होने के बाद सब लोग वापस हवेली लौट आए। केंट के दिमाग में कई योजनाएं चल रही थीं। वह जल्द ही स्टारबाउंड कंपास का उपयोग करके फिर से गॉड रेल्म जाने वाला था, और वहां उसकी मुलाकात होगी वेक्सलर से। वह सोचकर ही मुस्कुरा रहा था कि जब वेक्सलर उसे अचानक देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सेलिन का सवाल। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, सेलिन ने केंट का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। यूनिटी और लिलियन इस दौरान ली हुआ के साथ बैठ गई ताकि वे उसे बेहतर तरीके से जान सकें। सेलिन केंट को अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद हुआ। वह उसकी ओर मुड़ी और गंभीर आवाज में बोली, मुझे सच बताओ। केंट ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? सेलिन की आंखें गंभीर थीं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतना पैसा, इतनी मदद, तुम्हारा असली इरादा क्या है? केंट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप मेरी मास्टर हैं, और एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु की मदद करे। लेकिन सेलिन संतुष्ट नहीं हुई। मूर्ख मत बनो केंट, मैं वही पूछ रही हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुम मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? अचानक गुस्सा। केंट का हल्का फुल्का जवाब सेलिन को पसंद नहीं आया। उसके अंदर का गुस्सा अचानक जाग गया, और अनजाने में उसकी पीक रूट से जौरा बाहर निकल गई। एक पल में ही पूरा कमरा भारी हो गया। केंट का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस रुक रही हो, मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। सेलिन को तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसने तुरंत अपनी आभा वापस ले ली और केंट को संभाल लिया। उसके हाथों से शक्तिशाली ऊर्जा केंट के शरीर में प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे केंट के चेहरे पर रंग वापस आने लगा। सेलिन की आंखों में अपराध बोध था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। केंट की जागृति। केंट धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं मास्टर, गलती मेरी थी। लेकिन उस पल केंट के दिमाग में एक सच्चाई चमकी। अभी कुछ क्षण पहले वह लगभग मर ही गया था। उसे अचानक एहसास हुआ वह अभी भी बहुत कमजोर है। वह अजय नहीं है। टाओ ने तुरंत मजाक किया, अरे भाई, हिम्मत मत हारो, इस बिल्ली को दिखाओ असली शेर कौन है। केंट ने मन ही मन गहरी सांस ली, और फिर वह फिर से वही केंट बन गया। अप्रत्याशित कदम। अचानक केंट ने सेलिन की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची। केंट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप जानना चाहती हैं कि मेरा इरादा क्या है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बने। मैं चाहता हूं कि आप इतनी मजबूत बने कि पूरी दुनिया से लड़ सकें, और मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें। सेलिन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। केंट ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर छोड़ दी, और अगर इसके लिए मुझे लाखों नहीं अरबों स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगले ही पल केंट गायब हो गया। कमरे में केवल सेलिन रह गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था, और वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। जैसे ही केंट ने टेलीपोर्ट किया, उसका शरीर एक झटके में गायब हो गया। अगले ही पल वह अपने कमरे में प्रकट हुआ। ये वही कमरा था जहां से वह लगभग 40 मीटर दूर सेंटेस सेलिन के कमरे में गया था। लेकिन अब उसका टेलीपोर्ट कौशल पहले जैसा नहीं रहा था। उसका पुराना कौशल अब विकसित होकर बन चुका था। ब्लिंक। इसका मतलब था कि अब वह किसी भी ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर सकता था जिसे उसने पहले देखा हो, या जिसकी कल्पना कर सकता हो। अगर उसकी डिवाइन सेंस किसी जगह को 5000 मीटर के दायरे में महसूस कर ले तो वह तुरंत वहां पहुंच सकता था। यह उसके पुराने कौशल से कई गुना बेहतर था। केंट के मन में चल रही बातें। केंट अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली। आज जो कुछ हुआ था वह सब बहुत अचानक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने अपनी मास्टर के सामने अपने इरादे लगभग साफ साफ बता दिए थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि सेलिन पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। केंट हल्का सा हंस पड़ा। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया। लेकिन उसी पल उसे एक और सच्चाई का एहसास हुआ।
कुछ देर पहले सेलिन की आभा ने उसे घुटनों पर ला दिया था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही उसे लगभग मार सकती थी। केंट की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, उसने खुद से कहा। बहुत ज्यादा कमजोर, शक्ति की जरूरत। केंट ने मुट्ठी कस ली। मुझे मजबूत बनना होगा, बहुत ज्यादा मजबूत। लेकिन फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान लौट आए। हालांकि अगर मैं अपनी मास्टर के साथ सोने में सफल हो गया तो शायद मैं बहुत जल्दी शक्तिशाली बन जाऊं। वह खुद ही हंस पड़ा। उसी समय टावर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। इतना खुश मत हो मास्टर, आपकी मास्टर इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। केंट ने आंखें घुमाई, लेकिन वह जानता था टावर सही कह रहा था। अगर उसे सेलिन का दिल जीतना है तो उसे कुछ असाधारण करना होगा। भविष्य की योजना, केंट ने सोचा। उसे जल्द ही सेलिन के साथ सेक्ट जाना होगा। वहां उसके पास ज्यादा मौके होंगे सेलिन के करीब आने के, लेकिन उससे पहले उसे अपनी सारी तैयारियां पूरी करनी होंगी। इतना सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया। फिर मुस्कुरा कर बोला, टावर, क्या मुझे आज के साहस के लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा? टावर ने तुरंत जवाब दिया, आपको खुद पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मानना पड़ेगा आज आपने हिम्मत दिखाई, इसलिए मैं आपको एक इनाम देता हूँ। अचानक टावर के स्टोरेज में एक वस्तु दिखाई दी। केंट ने उसे निकाल लिया। रहस्यमयी कार्ड। उस कार्ड पर लिखा था, रैंडम आइटम बिंगो कार्ड। केंट ने तुरंत उसे जांचा। रैंडम आइटम बिंगो कार्ड, इसमें ऊर्जा डालने पर एक रैंडम वस्तु प्राप्त होती है। वस्तु बेहद कीमती भी हो सकती है या बिल्कुल बेकार भी, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। केंट ने हंसते हुए कहा, कमाल का आइटम है, या तो खजाना मिलेगा या कचरा। उसने बिना देर किए अपनी ऊर्जा कार्ड में भेज दी। कार्ड अचानक जल उठा और अगले ही पल एक नई वस्तु उसके हाथ में आ गई, वेल्थ डाइस। केंट ने तुरंत उसे जांचा। वेल्थ डाइस, केवल एक बार इस्तेमाल होने वाला पासा। इसमें 6 अलग अलग नंबर हैं। जो नंबर आएगा आपकी संपत्ति उतनी गुना बढ़ जाएगी। केंट की आंखें चमक उठी। कमाल है, कम से कम अगर एक आया तो नुकसान नहीं होगा। उसने पासा हवा में उछाल दिया। पासा जमीन पर गिरा और घूमते घूमते रुक गया। ऊपर दिखाई दे रहा था 4। टावर की आवाज आए, आपकी संपत्ति 4 गुना बढ़ाई जा सकती है। केंट मुस्कुराया, अभी कर दो। अचानक बड़ी दौलत। कुछ ही सेकंड में टावर ने गणना कर दी। पहले की संपत्ति 2.5 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स, अब की संपत्ति 10 ट्रिलियन स्पिरिट स्टोन्स। केंट ने गहरी सांस ली। अब बात बनी, कम से कम कुछ सालों तक पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आगे के लक्ष्य, केंट ने अपनी योजनाएं फिर से देखी। उसे अभी बहुत काम करने थे। स्वॉर्ड मास्टर बनने की शर्त, उसे 10,002 स्वॉर्ड प्लेस का अभ्यास करना था। अभी तक उसकी प्रगति थी 4000/10,002 और उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते थे। पिल ग्रैंड मास्टर बनना, इसके लिए उसे अभी भी कई टियर 2 पिल्स बनानी थी और 3 महीने बाद होने वाली मास्टर अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन में भी भाग लेना था। गॉड रेल्म की यात्रा, स्टारबाउंड कंपास लगभग तैयार था। जल्द ही वह फिर से वेक्सलर से मिलने जाएगा, लेकिन उससे पहले वह एक चीज समझना चाहता था। मकोसा प्रिजन की लड़ाई में आखिर हुआ क्या था? उसने बिना समझे एक रूट सेज को मार दिया था। ये बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। अगले 3 दिन, केंट ने फैसला किया, अगले 3 दिन वह केवल एल्केमी पर ध्यान देगा। टावर उस लड़ाई का रिकॉर्ड तैयार कर रहा था, इसलिए तब तक वह खुद को मजबूत बनाएगा। केंट अपनी कार्यशाला में गया। उसने अपना एल्केमी कॉल्ड्रन निकाला और दवाइयां बनाना शुरू कर दिया। पहली गोली की शुद्धता थी 98%, दूसरी कोशिश में 99% और तीसरी कोशिश में 100%। केंट मुस्कुराया, उसकी प्रगति तेजी से हो रही थी। दूसरी ओर उधर यूनिटी और लिलियन ने ली हुआ को सेलिन के पास छोड़ दिया। फिर वे चुपचाप वहां से निकल गईं। उनका लक्ष्य था लिलियन की मां, क्योंकि उन्हें पता था वह चुपकर सब कुछ देख रही थी। लिलियन समझती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी मां हमेशा खुद को रोकती रहेगी, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो शायद चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी। और वही होने वाला था। शाम ढलने लगी थी। वास्टपोर्ट शहर की गलियों में हल्की रोशनी फैल रही थी जब लिलियन और यूनिटी एक बड़े रास्ते से गुजरते हुए एक भव्य हवेली की ओर बढ़ रही थी। वह हवेली थी लेडी सिंथिया की। यूनिटी चलते चलते अचानक रुक गई। उसने लिलियन की ओर देखा और हल्की घबराहट के साथ बोली, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं? मतलब सच में? लिलियन मुस्कुराए, हाँ, मैं चाहती हूँ कि माँ भी खुश रहें और मुझे यकीन है कि केंट को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। असल में इस फैसले से पहले दोनों ने काफी सोच विचार किया था। उन्होंने यह बात पहले वेक्सलर को भी बताई थी और वेक्सलर इस योजना से काफी खुश थी। वेक्सलर की सोच, वेक्सलर ने उन्हें एक बात समझाई थी, अगर केंट किसी ऐसी महिला के साथ साधना करे जिसकी शक्ति उससे ज्यादा हो तो केंट की शक्ति तेजी से बढ़ सकती है। और लेडी सिंथिया कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी लेवल 4 रूट सेंट। अगर वह केंट के साथ साधना करती तो केंट बहुत जल्दी रूट ग्रैंड मास्टर स्टेज तक पहुंच सकता था। इसी वजह से लिलियन और यूनिटी ने तय किया कि वे केंट की मदद करेगी। सिंथिया का अकेलापन, यूनिटी को सिंथिया के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता था, क्योंकि वह बचपन से ऑल्डरफोर्ड परिवार में काम कर चुकी थी। सिंथिया की शादी जॉन ऑल्डरफोर्ड से हुई थी। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। जॉन अपने व्यापार और महत्वाकांक्षा में इतना खो गया कि उसने अपनी पत्नी को लगभग भुला दिया। रात रात भर काम करना, लंबी यात्राएं और घर लौटकर भी दूरी बनाए रखना, ये सब सिंथिया को धीरे धीरे अकेला कर चुका था। सबसे बुरा था जॉन का उदासीन व्यवहार। वह कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनता था। समारोह में भी वह सिंथिया को केवल एक औपचारिक साथी की तरह पेश करता। यूनिटी ने ये सब सालों तक देखा था। उसने मन ही मन सोचा, सिंथिया इससे बेहतर जिंदगी की हकदार है। हवेली के दरवाजे पर कुछ ही देर में दोनों हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गईं। लिलियन ने दरवाजा खटखटाया। माँ, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लिलियन। अंदर से आवाज आए, चली जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सिंथिया पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बंद थी। वह अपनी बेटी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन लिलियन हार मानने वाली नहीं थी। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपको दोष नहीं दे रही, हम बस आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर लिलियन और यूनिटी अंदर आ गईं। दरवाजा बंद हुआ। सिंथिया चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सुंदरता अब भी उतनी ही प्रभावशाली थी। उसके चेहरे पर परिपक्व आकर्षण था। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही गरिमा और नारीत्व झलकता था। यूनिटी और लिलियन दोनों जानती थीं, अगर केंट उसे देखेगा तो उसकी नजरें उस पर जरूर ठहर जाएंगी। सिंथिया की शर्म। सिंथिया ने धीमे स्वर में कहा, सबसे पहले मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मुझे तुम्हारी निजी बातें नहीं देखनी चाहिए थी। लिलियन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं है, असल में हम आपसे इसी बारे में बात करने आए हैं। सिंथिया ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा।
लिलियन की योजना। लिलियन थोड़ा और करीब आ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन चीजें बदल सकती हैं अगर आप चाहें। सिंथिया ने हल्की उलझन के साथ पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? लिलियन ने गहरी सांस ली। हम आपके लिए एक रास्ता लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिंथिया चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि यह बातचीत उसकी जिंदगी बदल सकती है। लिलियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा सवाल बहुत सरल है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लिलियन ने धीरे से पूछा, क्या आप वही अनुभव करना चाहती हैं जो आपने देखा था? सिंथिया की आंखें एक पल के लिए फैल गईं, और उस पल उसके दिल और दिमाग के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो चुका था। कैंट की प्रयोगशाला में गहरा धुआं उठ रहा था। उसके सामने रखा हुआ अल्केमी कॉल्ड्रन धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। कुछ सेकंड बाद ढक्कन हल्का सा हिला और अंदर से एक चमकती हुई गोली बाहर निकली। कैंट ने उसे सावधानी से उठाया। ये पिछले 3 दिनों में बनाई गई 30वीं गोली थी। उसने उसे एक जेड की बोतल में रख दिया। ये सारी गोलियां वह बाद में मैनेजर एलिना को देने वाला था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। टियर 1 और टियर 2 गोलियां अब उसे साधारण लगने लगी थीं। उसका लक्ष्य अब था टियर 3 और उससे ऊपर, क्योंकि वही वह स्तर था जहां से असली पिल मास्टर की दुनिया शुरू होती थी। अगर वह उस स्तर तक पहुंच जाता तो वह एक पिल ग्रैंड मास्टर बन सकता था, और उस स्तर का व्यक्ति इतना शक्तिशाली होता था कि बड़े बड़े व्यापारी परिवार भी उससे टकराने से डरते थे। समय की सीमा। कैंट ने टावर से पूछा, मेरे पास अभी कितना समय बचा है? टावर ने तुरंत जवाब दिया, आपके पास अभी 5 महीने और 2 हफ्ते बचे हैं। कैंट ने राहत की सांस ली। अच्छा है, कम से कम 3 महीने बाद होने वाली मास्टर अल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन से पहले मेरे पास समय है। उसने कॉल्ड्रन को वापस रख दिया, फिर हाथ धोकर वापस अपने कमरे में आया। लेकिन उसका असली लक्ष्य अभी बाकी था। रहस्यमयी रिकॉर्डिंग। लगभग 1 घंटे पहले टावर ने उसे बताया था कि मकोसा माइन की लड़ाई का पूरा रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। वही लड़ाई जिसमें कैंट ने अनजाने में एक रूट सेज को मार दिया था। ये बात उसे अब तक समझ नहीं आई थी, इसलिए उसने कहा, टावर, वीडियो चलाओ। अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य उभरा। ये बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी जैसा था, लेकिन खास बात यह थी कि वह इस घटना को तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख रहा था। कैंट ने कहा, वह हिस्सा चलाओ जहां वह महिला आई थी। वीडियो तेजी से आगे बढ़ा और फिर दृश्य सामने आया। रहस्यमयी महिला। वीडियो में एक नकाब पहने महिला दिखाई दी। ये थी लेडी सैंड्रा। वह सीधे कैंट पर हमला कर रही थी। कैंट ने तुरंत तलवार से उसका वार रोका। कैंट की आवाज गूंजी, तुम कौन हो? महिला ठंडी आवाज में बोली, सवाल ये होना चाहिए कि तुम कौन हो। मैंने कई प्रतिभाशाली इंसानों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। वह धीरे धीरे कैंट के करीब आए। कैंट ने सावधानी से पीछे कदम लिया। महिला ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कैंट ने ठंडे स्वर में कहा, पहले मैंने सवाल पूछा था। महिला हल्का सा मुस्कुराई, बहुत साहसी हो। शुरुआत में मैंने सोचा था तुम्हें मार दूं, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। उसने कहा, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए अगर तुम मेरे गुलाम बन जाओ तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। फिर उसने कहा, तो बताओ, तुम स्वेच्छा से गुलाम बनोगे या मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा? अचानक बदलाव। जैसे ही कैंट ने ये सुना, कुछ बदल गया। वीडियो में कैंट की आंखें काली हो गईं। उसकी आभा अचानक भड़क उठी। हवा का तापमान गिर गया। लेडी सैंड्रा तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कैंट ने तलवार घुमाई। उसका वार इतना तेज था कि सैंड्रा पीछे हटने को मजबूर हो गई। कैंट की आवाज गूंजी, तुम मुझे गुलाम बनाने की बात कर रही हो? उसने एक जोरदार मुक्का मारा। सैंड्रा कई मीटर दूर जा गिरी, लेकिन कैंट वहीं नहीं रुका। एक पल में वह टेलीपोर्ट करके उसके पीछे पहुंच गया। फिर दूसरा वार, फिर तीसरा। सैंड्रा के मुंह से खून निकल आया। कैंट की आवाज गूंज रही थी, क्या तुम्हें पता भी है तुम किसे धमकी दे रही हो? फिर अचानक उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया। उसने सैंड्रा के सीने पर वार किया। सैंड्रा जमीन पर गिर पड़ी। भयानक शक्ति। कैंट के शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही थी। उसकी स्वॉर्ड इंटेंट इतनी प्रबल थी कि वह अगले स्तर पर पहुंच चुकी थी। स्वॉर्डविल। कैंट ठंडी नजर से सैंड्रा को देख रहा था। फिर उसने कहा, मैं केओस लॉर्ड हूँ, ड्रैगन किंग और पहला स्वॉर्ड सेज, और तुम जैसे इंसान मुझे गुलाम बनाने की बात करते हो। उसने तलवार उठाई और सैंड्रा के सीने में घोंप दी। फिर उसने एक रहस्यमयी तकनीक का उपयोग किया। कुछ ही सेकंड में सैंड्रा की आत्मा एक सोल बीड में बदल गई, और फिर कैंट की आंखें वापस सामान्य हो गईं। वीडियो समाप्त। वीडियो खत्म हुआ। कैंट अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। उसने गहरी सांस ली। ये बहुत पागलपन था। कुछ मिनट तक वह चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, केओस लॉर्ड, ड्रैगन किंग, स्वॉर्ड सेज, क्या मैं सच में अपने पिछले जन्म में इतना शक्तिशाली था? उसके दिल में उत्साह भर गया। वीडियो देखते समय उसे वही भावनाएं महसूस हुई थीं, घमंड, शक्ति और असीम आत्मविश्वास, जैसे वह सच में वही व्यक्ति हो। टाओ की राय। कैंट ने पूछा, टाओ, तुम्हें क्या लगता है? टाओ ने जवाब दिया, उस समय आपने अपने 3 पिछले अवतारों की शक्ति ग्रहण की थी। कैंट ने सोचा, तो ये तब हुआ जब उसने मुझे गुलाम बनाने की धमकी दी थी। टाओ बोला, हाँ, आपकी नाड़ी उस समय अचानक बदल गई थी। समझ गया। कैंट की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो मुझे अपने अतीत के बारे में और जानना होगा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, टाओ, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो, सब कुछ रिकॉर्ड करना। मैं अपनी पिछली शक्ति को वापस पाना चाहता हूँ। कैंट को अब यकीन हो गया था, उसकी जिंदगी साधारण नहीं थी और उसका असली भाग्य अभी शुरू हुआ था। कैंट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, वह रिकॉर्डिंग जिसमें उसने अपने भीतर छिपी हुई उस भयानक शक्ति को देखा था। वह खुद को उस पल में फिर से महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में वह अहंकार, उसके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा, उसकी आवाज में भरा हुआ आत्मविश्वास, सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि कुछ क्षणों के लिए कैंट को लगा जैसे वह सच में अजय है। लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। वह जानता था अभी का कैंट उस वीडियो वाले कैंट से बहुत दूर है। हाँ, वह अब साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उस वीडियो में जो व्यक्ति था वह किसी और ही स्तर का था। सबसे अजीब बात यह थी, उस वीडियो में उसकी आभा रूट ग्रैंड मास्टर जैसी थी, लेकिन उसकी तीव्रता एक पीक रूट सेज से भी कई गुना ज्यादा थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसने स्वॉर्डविल का उपयोग किया था। स्वॉर्डविल वह स्तर था जो स्वॉर्ड इंटेंट के 9 स्तरों को पार करने के बाद ही प्राप्त होता है। कैंट की आंखों में चमक आ गई। वह उस शक्ति को महसूस करना चाहता था, वह उस स्तर तक पहुंचना चाहता था। तभी टावर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मास्टर को कल्पनाओं में खोने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। कैंट हंस पड़ा, ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं उस शक्ति को हासिल कर लूंगा, उस दिन मैं दुनिया में थोड़ा अराजकता जरूर फैलाऊंगा। एक नई यात्रा की तैयारी।
अब समय आ गया था एक नई यात्रा की तैयारी का। केंट को जाना था रेल्म ऑफ हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट, यानी वह देवलोक जहां रहती थी वेक्स्ट्रा। कुछ समय पहले उसे एक रहस्यमयी जादूगरनी से 3 इच्छाएं मिली थीं, और उसकी पहली इच्छा थी ऐसा साधन जिससे वह ब्रह्मांड में यात्रा कर सके। लेकिन केंट बेवकूफ नहीं था, वह जानता था कि अनजानी जगहों पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने अपनी इच्छा को सीमित रखा ताकि वह फिलहाल केवल उसी जगह तक पहुंच सके जहां वह सच में जाना चाहता था, गॉड रेल्म। केंट ने अपने सामने एक वस्तु निकाली, एक रहस्यमयी कंपास, स्टारबाउंड कंपास। यह एक जादुई कंपास था, इसकी सुई तारों की धूल से बनी थी। जब इसे सक्रिय किया जाता तो यह उस स्थान की दिशा दिखाता जहां उपयोगकर्ता जाना चाहता है, और फिर वहां तक जाने के लिए एक पोर्टल बना देता है। लेकिन इसे सक्रिय करना आसान नहीं था। सक्रिय करने की शर्तें: अधिकतम 10 अरब स्पिरिट स्टोन्स, 100,000 सोल एसेंस। समय सीमा: सक्रिय होने में 96 घंटे, उपयोग के बाद 60 दिन का कूलडाउन। सीमाएं: उपयोगकर्ता केवल 72 घंटे तक उस जगह पर रह सकता है, समय पूरा होते ही उसे वापस खींच लिया जाएगा। केंट ने गहरी सांस ली। कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। असल समस्या कुछ और थी। पोर्टल खोलने से पहले उसे उस जगह का ज्ञान होना चाहिए जहां वह जाना चाहता है। केंट पहले उस देवलोक में गया था, लेकिन तब वह मर चुका था। उसे नहीं पता था कि वह याद इस कंपास के लिए पर्याप्त होगी या नहीं, लेकिन ये जल्द ही पता चल जाएगा। ऊर्जा भरना: केंट ने कहा, टावर, कंपास को 10 अरब स्पिरिट स्टोन्स दे दो। अगले ही पल स्पिरिट स्टोन्स कंपास में समा गए। फिर उसने अपनी दूसरी वस्तु निकाली, एक काला चमकता हुआ गोला, एक्सट्रीम सोल बीड, ग्रेड टियर 7। यह एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु थी। इसे किसी इंसान की आत्मा और जीवन शक्ति से बनाया गया था, और काले जादू से इसकी शक्ति 3000 गुना बढ़ाई गई थी। अगर कोई साधक इसे पूरी तरह अवशोषित कर ले तो उसकी आत्मा बेहद शक्तिशाली हो सकती थी। केंट ने उसे ध्यान से देखा। काश मैं इसे खुद बना पाता। अगर वह पूरी ऊर्जा ले लेता तो उसकी सोल कल्टिवेशन टियर 7 तक पहुंच सकती थी, लेकिन फिलहाल उसे केवल 100,000 सोल एसेंस चाहिए थे। उसने टावर से कहा, तुम समझते हो क्या करना है? टावर ने तुरंत सोल बीड से आवश्यक ऊर्जा निकालकर कंपास में डाल दी। सक्रिय होने की प्रक्रिया: अब सब कुछ तैयार था। केंट ने अपनी आत्मिक ऊर्जा कंपास में प्रवाहित की और उस पर अपने खून की एक बूंद गिराई। अब ये पूरी तरह उससे जुड़ चुका था। कंपास को सक्रिय होने में लगभग 92 घंटे लगने वाले थे। इन 4 दिनों में कंपास उन सभी जगहों को पहचान लेगा जहां केंट कभी गया था, और फिर वह उनमें से किसी भी जगह का पोर्टल खोल सकेगा। इंतजार के दौरान अब केंट को इंतजार करना था, लेकिन वह समय बर्बाद करने वाला नहीं था। उसने सोल बीड अपने सामने रखा और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे वह उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसका लक्ष्य साफ था, शक्ति, क्योंकि वह जानता था भविष्य में उसे देवताओं का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए उसे एक राक्षस जैसी शक्ति चाहिए होगी। सौभाग्य से उसके पास था केओस टावर, एक ऐसा खजाना जिसमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। बिना जाने ही केंट उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां अंत में जन्म होगा एक नए केओस लॉर्ड का। लगभग 3 दिन और 20 घंटे बीत चुके थे। केंट अपने कमरे में ध्यान की अवस्था में बैठा था। कमरे में गहरी शांति थी, केवल उसकी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक टावर की आवाज उसके मन में गूंजी, मास्टर, स्टारबाउंड कंपास अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब आप किसी भी समय गॉड रेल्म का द्वार खोल सकते हैं। केंट की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने अपने सामने रखी सोल बीड को सावधानी से उठाकर वापस सुरक्षित स्थान पर रख दिया, लेकिन वह तुरंत कंपास की ओर नहीं बढ़ा। सबसे पहले उसने अपने सामने दिखाई दे रहे नए संदेशों को देखा। सोल कल्टिवेशन स्टेटस: आपने पर्याप्त सोल एसेंस अवशोषित कर ली है। आपका स्तर बढ़ गया है। नया स्तर टियर 3, सोल स्ट्रेंथ जोड़ 100। केंट ने हल्की मुस्कान के साथ आंकड़े देखे। अब उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार थी: क्लास सोल कल्टिवेटर स्पिरिट मास्टर, लेवल टियर 3, सोल एसेंस 7045, प्रोग्रेस 7045 बटा 10,008। केंट ने धीरे से कहा, लगता है सोल कल्टिवेशन स्पिरिचुअल ची से कहीं ज्यादा धीमी है। टावर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन मास्टर के पास सोल एब्जॉर्ब कौशल है। अगर आप स्पिरिट बीस्ट या अन्य जीवों को मारते हैं तो उनकी लगभग 99% सोल एसेंस अवशोषित कर सकते हैं। फिर टावर ने एक और सुझाव दिया, यदि मास्टर चाहे तो सोल एब्जॉर्प्शन टैलिस्मन का उपयोग कर सकता है। यह एक टियर 6 ताबीज है जो सोल एसेंस को तेजी से अवशोषित करने में मदद करता है। केंट ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन मुझे ऐसा ताबीज मिलेगा कहाँ? टावर ने शांत स्वर में कहा, टावर के अंदर ऐसे ताबीज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए मास्टर को पहले ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना होगा। केंट ने लंबी सांस ली। सोल बॉडी का रहस्य: केंट सोल बीड को बेकार में खर्च नहीं करना चाहता था। उसके विवरण में एक खास बात लिखी थी, अगर कोई साधक इसे पूरी तरह अवशोषित कर ले तो वह सोल बॉडी बना सकता है। टावर के अनुसार सोल बॉडी एक आध्यात्मिक शरीर होता है जो आत्मा से उत्पन्न होता है। इससे साधक कई अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो उसकी सोल बॉडी बचकर निकल जाए तो वह फिर से अपना शरीर बना सकता है। यह विचार ही अद्भुत था, इसलिए केंट इस अनमोल वस्तु को केवल कंपास के ईंधन के रूप में खर्च नहीं करना चाहता था। यात्रा की तैयारी: केंट अपने कमरे से बाहर निकला। उसे अपनी दोनों साथियों को बताना था कि वह कुछ दिनों के लिए जाने वाला है। यूनिटी और लिलियन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। यूनिटी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। हमें पता है तुम नहीं बताओगे कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन कृपया सावधान रहना। केंट मुस्कुराया, चिंता मत करो, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। असल में वह गॉड रेल्म जा रहा था, लेकिन वह ये बात उन्हें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि दोनों का संबंध वेक्स्ट्रा से जुड़ा हुआ था। अगर उसने बता दिया तो पूरा सरप्राइज खराब हो जाता। लिलियन की बात: जब केंट जाने लगा तो लिलियन ने हल्के से कहा, जब तुम वापस आओगे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। केंट ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हारी माँ ठीक है ना? लिलियन मुस्कुराए, हाँ, सब ठीक है, तुम बस सुरक्षित वापस आ जाना। लिहुआ का नया व्यापार। कुछ देर बाद केंट अपनी मास्टर से मिलने गया। सेंटेस सेलिन प्रशिक्षण कर रही थी और पास में लिहुआ रसोई में कुछ बना रही थी। केंट ने पूछा, क्या मैं एक ले सकता हूँ? लिहुआ ने मुड़कर देखा, बिग ब्रदर। वह खुशी से उछल पड़ी, मैंने केले के केक बनाए हैं। केंट हंस पड़ा, क्या तुम फिर से अपना पुराना काम शुरू करने वाली हो? लिहुआ ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सिर्फ बिग ब्रदर को ही केक बेचूंगी। केंट ने मुस्कुराकर पूछा, तो एक केक की कीमत क्या है?
लिहुआ ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर व्यापारी की तरह बोली, 100 स्पिरिट स्टोन्स। फिर उसने तुरंत कहा, नहीं, 1000 स्पिरिट स्टोन्स। केंट हंस पड़ा, ठीक है, मैं सारे खरीदता हूँ। उसने 30,000 स्पिरिट स्टोन्स निकालकर दे दिए और 30 केले के केक उठा लिए। लिहुआ खुशी से फिर से बेकिंग में लग गई। मास्टर से विदाई। केंट धीरे धीरे सेलिन के पास पहुंचा। वह उसके पास खड़ा हुआ, फिर अचानक उसने उसकी कमर पकड़ ली। मास्टर, मैं 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, मुझे याद मत करना, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। फिर अचानक उसने उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। सेलिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। केंट हंसते हुए गायब हो गया। सेलिन वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे से अपने गाल को छुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बुदबुदाया, यह आदमी सच में बेहया है। लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान कुछ और ही कहानी बता रही थी। एक नई यात्रा। उधर केंट पहले ही टेलीपोर्ट होकर अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने स्टारबाउंड कंपास को उठाया। अब सब तैयार था। अब वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला था जहां देवता रहते थे और जहां उसका इंतजार कर रही थी वेक्स्ट्रा। एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। रेल्म ऑफ हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट के एक शांत कोने में, एक सुंदर घर के अंदर, वेक्स्ट्रा धीरे धीरे नींद से जागी। अब वह एक देवी की तरह नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रही थी। उसने अपनी दिव्यता छिपा दी थी, अपनी शक्ति भी पूरी तरह दबा दी थी, क्योंकि अगर वह लगातार देवी की शक्ति में रहती तो शायद उसका मन पागल हो जाता। इसलिए उसने तय किया था, कुछ समय के लिए वह एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जिएगी। वह बिस्तर से उठी, आलस भरी आंखों से बाथरूम गई और अपना चेहरा धोया, फिर थोड़ा स्ट्रेच किया। उसकी मांसपेशियां अब एक सामान्य इंसान की तरह काम कर रही थीं। एक साधारण शाम। कुछ देर बाद उसने चाय बनाई और अपने बिस्तर पर बैठकर एक लोकप्रिय वेब नॉवेल पढ़ने लगी। वह कहानी पिछले 2 सालों से बेहद लोकप्रिय थी। वेक्स्ट्रा पढ़ते पढ़ते खुद से बुदबुदाए, सनी इतना रो क्यों रहा है? नेफ्का उसका मास्टर बनना बुरा नहीं है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर मेरा आदमी मुझे अपना मास्टर बना ले तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। धीरे धीरे वह कहानी में इतनी खो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो शाम के 5 बज चुके थे। उसने किताब बंद की और खाना बनाने के लिए उठी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने हवा में एक बैंगनी पोर्टल खुल गया। अचानक हमला। वेक्स्ट्रा की आंखें तुरंत तेज हो गईं। एक पल में उसके हाथ में तलवार आ गई। वह पूरी तरह सतर्क हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उस पोर्टल से बाहर आया एक बैंगनी बालों वाला बेहद आकर्षक युवक, केंट। वह मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, क्या ये रेल्म ऑफ हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट है? ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। वेक्स्ट्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों का रंग हल्का गुलाबी हो गया। केंट, क्या ये सच में तुम हो? केंट मुस्कुराया। वह उसके पास आया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने हल्का सा उसे चूम लिया। उस एक पल में ही वेक्स्ट्रा का दिल पिघल गया। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। केंट सच में वापस आ चुका था। भावनाओं का विस्फोट। केंट, सच में तुम हो? वेक्स्ट्रा तुरंत उससे लिपट गई। उसने अपना चेहरा केंट के सीने में छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। केंट ने धीरे से उसकी पीठ सहलाई। उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। कुछ देर बाद वेक्स्ट्रा ने खुद को संभाला। उसने केंट की ओर देखा। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? केंट मुस्कुराया, मुझ पर शक मत करो, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और देखो मैं यहाँ हूँ। 3 दिन। केंट ने उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया और हंसते हुए बोला, अब अगले 3 दिन हम कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ तुम और मैं। वह उसे लेकर बिस्तर की ओर बढ़ा। फिर उसने पोर्टल बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ दोनों थे। मिलन। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में वही भाव था जो लंबे समय से बिछड़े 2 लोगों के मिलते समय होता है। फिर वेक्स्ट्रा ने केंट को अपने पास खींच लिया। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। वेक्स्ट्रा की आंखों में अब वही गर्मजोशी थी जो कभी नफरत और क्रोध से भरी रहती थी। केंट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुमने मुझे बहुत याद किया। वेक्स्ट्रा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत थी। बहुत बातें मत करो, बस यहाँ रहो। उस पल में दोनों ने बाकी दुनिया को बुला दिया। नई शुरुआत। केंट ने उसके बालों को धीरे से सहलाया। वेक्स्ट्रा, तुम मेरी पहली पत्नी हो। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं अपना वादा निभाने वापस आया हूँ। वेक्स्ट्रा मुस्कुरा दी। अब उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो एक देवी ने शायद सदियों से महसूस नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। केंट ने उसकी ओर देखकर कहा, यह सपना नहीं है, ये बस शुरुआत है। और उस रात रेल्म ऑफ हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट में एक देवी सच में खुश थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की के बाहर शाम की लालिमा फैल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर समय जैसे थम गया था। केंट और वेक्स्ट्रा एक दूसरे की बाहों में थे। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वेक्स्ट्रा की सांसें तेज थी और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो शायद सदियों बाद लौट कर आई थी। उसने केंट की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। केंट मुस्कुराया। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए और कहा, मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, और मैं अपने वादे तोड़ता नहीं। वेक्स्ट्रा ने उसकी ओर देखते हुए हल्की शरारती मुस्कान दी। तो फिर मुझे और इंतजार मत करवाओ। कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। फिर दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उनके बीच की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। उनकी हंसी, उनकी सांसें और उनके दिल की धड़कनें सब एक ही लय में बह रही थीं। 3 दिनों की दुनिया। समय जैसे गायब हो गया था। उन 3 दिनों में केंट और वेक्स्ट्रा ने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। न युद्ध, न शक्ति, न दुनिया, बस एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल। कभी वे हंसते, कभी एक दूसरे से बातें करते, कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। वेक्स्ट्रा के लिए यह पल बहुत खास थे, क्योंकि वह सदियों से अकेली थी। उसके जीवन में केवल नफरत और क्रोध था, लेकिन केंट ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। अब उसके दिल में पहली बार सच्ची खुशी आई थी। देवी की मुस्कान। कई घंटे बीत गए। केंट थक कर बिस्तर पर लेट गया। वेक्स्ट्रा उसके पास बैठी थी। वह उसके चेहरे को देख रही थी जैसे कोई अनमोल चीज देख रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ हो। केंट ने उसकी ओर देखा। अगर मैं सपना होता तो क्या तुम चाहती कि यह सपना खत्म हो जाए? वेक्स्ट्रा ने तुरंत सिर हिला दिया। कभी नहीं। फिर वह उसके पास लेट गई। उसने अपना सिर केंट के सीने पर रख दिया। समय की याद। लेकिन धीरे धीरे केंट को याद आया, उसके पास यहाँ सीमित समय है।
उसे जल्द ही वापस जाना होगा। फिर भी उसने फैसला किया, बाकी समय वह सिर्फ वेक्सटर के साथ बिताएगा, बिना किसी चिंता के, बिना किसी योजना के, बस दो लोगों की तरह। आखिरी घंटे, जब वे दोनों जागे तो केंट के पास केवल कुछ घंटे ही बचे थे। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। कमरे में हल्की शांति थी। वेक्सटर उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे केंट के हाथों से खेल रही थीं। अब पहली बार वे सच में शांत होकर बात करने वाले थे। 3 दिनों की पागलपन भरी खुशी के बाद अब समय था दो दिलों के बीच की सच्ची बातचीत का। कमरे में हल्की शांति थी। केंट और वेक्सटर चाय पीते हुए बिस्तर पर बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर वेक्सटर ने धीरे से पूछा, केंट, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसकी आवाज में जिज्ञासा भी थी और चिंता भी। मेरा मतलब है, गॉडवेल में आना एक साधारण बात नहीं है। एक मॉर्टल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। केंट मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सवाल जल्दी या देर से जरूर आएगा, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी देर तक गर्व से मुस्कुराता रहा। मतलब, मैं पहला इंसान हूं जो गॉडवेल में आया है ना? वेक्सटर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, तुम सच में पहले मॉडल हो जो गॉडवेल में आया है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम्हारे आने का मुझे पता भी नहीं चला। उसने केंट की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब मुझे सच जानना होगा। एक देवी के रूप में मुझे समझना होगा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। अगर कोई और भी ऐसा कर सकता है तो यह मेरे लिए खतरा हो सकता है। रहस्यमयी कंपास। केंट ने आखिरकार अपना रहस्य बताया। उसने टावर स्टोरेज से एक छोटी वस्तु निकाली, एक चमकता हुआ कंपास। मैं यहाँ इसकी मदद से आया हूँ। इसे कहते हैं स्टारबाउंड कंपास। जैसे ही केंट ने यह नाम लिया, वेक्सटर का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं, उसके शरीर में हल्का कंपन आ गया। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। केंट हैरान रह गया। मैंने कहा स्टारबाउंड कंपास। क्या हुआ? अब वेक्सटर सच में डर गई थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। केंट तुरंत उसके पास आ गया। वेक्स, क्या तुम ठीक हो? उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ देर तक वेक्सटर कुछ नहीं बोली। करीब 20 मिनट बाद उसने खुद को संभाला। एक भयानक सच। वेक्सटर ने गहरी सांस ली, फिर गंभीर आवाज में बोली, केंट, जो चीज तुम्हारे पास है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यूनिटी और लिलियन को भी नहीं। केंट चुपचाप सुन रहा था। वेक्सटर ने आगे कहा, अगर संभव हो तो मैं चाहती हूँ कि हम आज की यह बात भूल जाएं। केंट अब सच में गंभीर हो गया था। वेक्स, कृपया मुझे सब बताओ। 7 खतरनाक खजाने। वेक्सटर ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोली, ये कंपास पूरे ब्रह्मांड की 7 सबसे खतरनाक वस्तुओं में से एक है। केंट चौंक गया। क्या? वेक्सटर ने सिर हिलाया। अगर उन 7 चीजों की सूची बनाई जाए तो ये कंपास तीसरे स्थान पर होगा। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। एक प्राचीन युद्ध। वेक्सटर ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब ये ब्रह्मांड नया नया बना था, तब एक भयानक युद्ध हुआ था। ऐसा युद्ध जिसने तय किया कि यह ब्रह्मांड जीवित रहेगा या नष्ट हो जाएगा। उस युद्ध में 13 अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व लड़े थे। उनकी शक्ति इतनी विशाल थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। उन 13 में से एक ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी आत्मा टूटकर 7 टुकड़ों में बिखर गई, और वही 7 टुकड़े बन गए 7 प्राइमोर्डियल केओस ट्रेजर्स, ब्रह्मांड के 7 खजाने। बाकी 12 साथियों ने उन 7 वस्तुओं को छिपा दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली जादू किया और उन खजानों को ब्रह्मांड के सबसे दूर कोनों में भेज दिया, ताकि कोई उन्हें आसानी से न ढूंढ सके। लेकिन लाखों साल बाद एक अजीब जाति ने उनमें से एक खजाना खोज लिया। उनका नाम था जी एक्साइलर। उन्हें ट्रैवलर्स कहा जाता था, क्योंकि वे दूर दूर के संसारों की यात्रा करते थे। और उन्होंने जो वस्तु खोजी वह थी स्टारबाउंड कंपास। एक भयानक गलती। जब जी एक्साइलर जाति के पास ये कंपास आया तो उनकी शक्ति अचानक बढ़ गई। वे किसी भी दुनिया में जा सकते थे, किसी भी रेल में प्रवेश कर सकते थे, यहाँ तक कि सुप्रीम रेल्स में भी। लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें नष्ट कर दिया। एक दिन उन्होंने गलती से एक ऐसे रेल में प्रवेश कर लिया जहाँ अज्ञात प्राणी रहते थे, और उसी गलती से एक दरार खुल गई। उस दरार के जरिए एक खतरनाक जाति इस ब्रह्मांड में आ गई। उनका नाम था हेलियन रेस। एक ऐसी जाति जिसका उद्देश्य केवल एक था, ब्रह्मांडों का विनाश, आने वाला संकट। वेक्सटर की आवाज धीमी हो गई। अब हेलियन रेस भी इन 7 खजानों को ढूंढ रही है, और इस ब्रह्मांड की कई जातियां भी। उसने केंट की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर किसी को पता चल गया कि यह कंपास तुम्हारे पास है तो वे इसे छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देवता, राक्षस, यहाँ तक कि पूरी सभ्यताएं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। केंट चुप बैठा था। अब उसे समझ आ चुका था, उसके हाथ में जो चीज है वह केवल एक यात्रा का साधन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला खजाना है। कमरे में शांति थी। वेक्सटर की कहानी सुनने के बाद केंट कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। उसके दिमाग में कई विचार एक साथ घूम रहे थे। 7 प्राइमोर्डियल केओस ट्रेजर्स, हेलियन रेस, ब्रह्मांड का विनाश। ये सब कुछ इतना विशाल था कि उसे समझना आसान नहीं था। लेकिन केंट ने खुद को संभाला और एक सवाल पूछा, तुमने कहा कि यह कंपास उन 7 खजानों में से एक है। क्या तुम्हें बाकी खजानों के नाम पता है? वेक्सटर ने सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, सिर्फ एक और के बारे में जानती हूँ। केंट की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। कौन सा? वेक्सटर ने धीरे से कहा, हिडन सेलेस्टियल लाइब्रेरी की। ये भी 7 प्राइमोर्डियल केओस ट्रेजर्स में से एक है, रहस्यमयी चाबी। वेक्सटर ने आगे बताया, ये खजाना बहुत पहले खोजा गया था, लेकिन अब कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। केंट ने पूछा, क्यों? वेक्सटर बोली, क्योंकि वह एक एन्चांट्रेस के पास है, और वह हमेशा के लिए अपने मंदिर से बंधी हुई है। केंट कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो वह इससे जुड़ी हुई है। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा था। केंट को याद आया, वही एन्चांट्रेस थी जिसने उसे ये कंपास दिया था। उसने ही उसे 3 इच्छाएं दी थीं। केंट के मन में अचानक एक विचार आया, अगर एन्चांट्रेस के पास भी एक प्राइमोर्डियल ट्रेजर है तो क्या उसे बाकी खजानों के बारे में भी पता होगा? एक खतरनाक सच। तभी वेक्सटर ने केंट की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। केंट, कृपया मुझे बताओ कि उस एन्चांट्रेस का इस कंपास से कोई संबंध नहीं है। केंट ने हल्की सी अपराधी मुस्कान दी। असल में वही मुझे ये कंपास देकर गई थी। वेक्सटर कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर उसने गहरी सांस ली। अविश्वसनीय, तुम मुझसे मिले कैसे? तुम तो एक दूर की दुनिया में थे, उसका ध्यान तुम तक पहुंचा कैसे? केंट हंस पड़ा। शायद मैं इतना शानदार हूं कि उसने मुझे पसंद कर लिया। उसने मुझे 3 इच्छाएं दी, और बस उसी तरह मुझे ये कंपास मिल गया। एन्चांट्रेस का फेवर। वेक्सटर अचानक गंभीर हो गई। उसने तुरंत पूछा, कृपया यह मत कहना कि तुमने एन्चांट्रेस का फेवर भी स्वीकार कर लिया है। केंट ने कंधे उचकाए। हाँ, मैंने उसका फेवर ले लिया, और उससे मुझे एक और चीज मिली।
वेक्सटर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? केंट मुस्कुराया। क्वेस्ट पूल। ये सुनते ही वेक्सटर लगभग चिल्ला पड़ी। हे भगवान! केंट हंस पड़ा। तुम तो खुद देवी हो। तुम हे भगवान क्यों बोल रही हो? लेकिन वेक्सटर की हालत सच में खराब हो गई थी। क्वेस्ट पूल का अर्थ? कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, केंट तुम्हें शायद समझ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सिर्फ 13 लोगों को क्वेस्ट पूल की पहुंच मिली थी और हर समय केवल एक व्यक्ति ही इसका मालिक होता है। केंट चुप हो गया। वेक्सटर ने आगे कहा, इसका मतलब है अब तुम पूरे ब्रह्मांड के सभी क्वेस्ट तक पहुंच सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें खुद क्वेस्ट देगा और बदले में तुम्हें असाधारण इनाम मिलेंगे। फिर उसने केंट की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इसका एक और मतलब भी है। अब तुम इस ब्रह्मांड के चुने हुए व्यक्ति बन चुके हो। ब्रह्मांड का रक्षक। वेक्सटर की आवाज धीमी हो गई। जब भी इस ब्रह्मांड पर खतरा आएगा, यूनिवर्स तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें क्वेस्ट देगा और तुम्हें उस खतरे का सामना करना होगा। केंट कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खतरे से डर नहीं लगता। अगर मुझे एक दिन किसी देवता को हराना है तो रास्ते के खतरे भी झेलने होंगे। उसने वेक्सटर का हाथ पकड़ा। और मैं अकेला नहीं हूँ, तुम हो, यूनिटी और लिलियन है, और मेरे पास टावर भी है। वेक्सटर का संकल्प। वेक्सटर ने गहरी सांस ली। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में एक निर्णय बन चुका था। अगर केंट सच में ब्रह्मांड के रास्ते पर चलने वाला है तो उसका जीवन बहुत खतरनाक होने वाला है। उसने मन ही मन कहा, अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी दिव्यता भी छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगी। और कहीं दूर एक रहस्यमयी आवाज ने उत्तर दिया, मैं सुन रही हूँ मेरी बेटी। वेक्सटर ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद माँ। कमरे में हल्की शांति थी। केंट और वेक्सटर अब आराम से बैठे हुए थे। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसके बाद अब पहली बार दोनों शांति से बातें कर रहे थे। केंट ने गहरी सांस ली। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बस समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। वेक्सटर मुस्कुराए। उसके लिए केंट की हर बात सुनना खास था, क्योंकि वही थी जिसने उसे इस दुनिया में दूसरा जीवन दिया था। उसने ही उसकी आत्मा को बचाकर एक नया शरीर दिया था, इसलिए केंट के जीवन की हर छोटी बड़ी बात उसके लिए मायने रखती थी। केंट की प्रगति। कुछ पल सोचने के बाद केंट बोला, चलो मैं अपनी प्रगति से शुरू करता हूँ। मैं अब एक मास्टर स्टेज आल्केमिस्ट बन चुका हूँ और मेरी पिल्स की प्योरिटी 100% है। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। वेक्सटर हल्के से हंसी। असल में यूनिटी और लिलियन पहले ही उसे केंट की अल्केमी के बारे में बता चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ ही हफ्तों में 100% प्योरिटी तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि थी। कई अल्केमिस्ट वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते। केंट ने शक भरी नजर से कहा, लगता है उन दोनों ने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। वेक्सटर ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, तलवार का रास्ता। केंट ने अगली बात बताई, मैंने एक और चीज हासिल की है, मैंने स्वॉर्ड बॉडी भी जागृत कर लिया है। उसके चेहरे पर फिर से गर्व आ गया। उसकी मास्टर ने खुद कहा था कि इतनी जल्दी स्वॉर्ड बॉडी जागृत होना लगभग असंभव था, लेकिन केंट ने कर दिखाया। वेक्सटर ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसने अपनी उंगली उठाकर कहा, पहले ये लो। उसने एक स्पेस विंग केंट को दिया, इसे अभी मत खोलना, मॉर्टल वर्ल्ड में वापस जाने के बाद खोलना। केंट ने सिर हिलाया और उसे सुरक्षित रख लिया। फिर वेक्सटर ने उसकी ओर देखकर कहा, जहां तक स्वॉर्ड बॉडी की बात है यह अच्छा है, लेकिन इतना घमंड मत करो। केंट तुरंत चौंक गया। क्यों? वेक्सटर मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा स्वॉर्ड बॉडी अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है। स्वॉर्ड बॉडी के स्तर? वेक्सटर ने समझाया, तुम्हारा वर्तमान स्तर फ्लेजिंग स्टेज है, इसके बाद आते हैं कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। जब तक तुम इन चरणों को पार नहीं कर लेते तब तक तुम्हें असली प्रतिभाशाली तलवारबाज नहीं माना जाएगा। केंट ने सिर हिलाया। असल में वह भी जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उसके पास 3 मुख्य चीजें थीं, स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड ची, स्वॉर्ड बॉडी, लेकिन इन्हें पूर्णता तक पहुंचाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना था। वेक्सटर ने आगे कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ, बॉडी कल्टिवेशन और स्वॉर्ड बॉडी दोनों को गोल्ड स्टेज तक ले जाओ, तब तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। केंट ने हंसते हुए कहा, आपकी महान शिक्षा के लिए धन्यवाद देवी जी। केंट की नई मास्टर। कुछ देर बाद केंट ने एक और बात बताई, वैसे अब मेरी एक मास्टर भी है, वह बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली है। वेक्सटर ने भौं उठाए। केंट मुस्कुराया, मैं सोच रहा हूँ उसे भी तुम्हारी बहनों में शामिल कर लूँ। वेक्सटर हंस पड़ी, तुम्हारा आकर्षण तो बहुत कमजोर निकला। मैंने सोचा था अब तक तुम्हारी दर्जनों पत्नियां हो चुकी होंगी। केंट ने मजाक में कहा, अरे अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मेरे पास पहले से 2 महिलाएं हैं, थोड़ा क्रेडिट तो दो। वेक्सटर की सलाह। वेक्सटर अचानक गंभीर हो गई। केंट, तुम्हारे पास डुअल कल्टिवेशन है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम महिलाओं से कुछ छीन रहे हो। जो महिलाएं तुम्हारे साथ साधना करेंगी उन्हें भी उतना ही लाभ मिलेगा। उसने आगे कहा, तुम्हें खुद को सीमित नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक मजबूत सेना की जरूरत है और सबसे अच्छी सेना वह होगी जो तुमसे प्यार करती हो। केंट थोड़ा हैरान हुआ, अपनी पत्नी से यह सलाह मिलना थोड़ा अजीब है। वेक्सटर हंस पड़ी, आदत डाल लो, दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो तुम्हारे साथ खुश रह सकती हैं। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, और तुमने जो ताकत पाई है उसे बेकार मत जाने दो। कमरे में फिर से हंसी गूंजने लगी। दोनों अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन केंट को पता था उसके पास यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा है और अभी बहुत सी बातें बाकी थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी। केंट और वेक्सटर अब भी बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत कभी गंभीर हो जाती तो कभी मजाक में बदल जाती। केंट ने हंसते हुए कहा, वेक्स तुम इसे कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से समझा रही हो। वेक्सटर मुस्कुराए, क्या हुआ? तुम सोचते हो कि 1 साल तक तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं बदलूंगी नहीं? उसने शरारती नजर से केंट की ओर देखा। मैं भी अब थोड़ी तुम्हारी तरह हो गई हूँ। केंट ने सिर हिलाया और हंस पड़ा, तुम सच में अजीब हो। वेक्सटर ने मजाक में कहा, बस इतना समझ लो, दुनिया में बहुत सारी महिलाएं हैं जो तुम्हारे साथ खुश रह सकती हैं और अगर तुम उन्हें खुश करते हो तो वे तुम्हारे लिए एक मजबूत सेना बन सकती हैं। केंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर किसी के पीछे भागूंगा। वेक्सटर ने कंधे उचकाए, तुम्हारी मर्जी। लिहुआ का रहस्य। कुछ देर बाद केंट ने एक और बात बताई, वैसे मेरी एक छोटी बहन भी है। वेक्सटर ने भौं उठाई, सच? केंट ने गर्व से कहा, उसका नाम लिहुआ है और उसके पास एक बेहद दुर्लभ शरीर है, एटॉमिक डिवाइन बॉडी। वेक्सटर तुरंत गंभीर हो गई। उसने ध्यान से केंट की ओर देखा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? केंट ने सिर हिलाया, नहीं, वह भी सिर्फ 13 साल की है और मैं उसका गार्डियन हूँ। वेक्सटर कुछ देर तक सोचती रही,
फिर उसने धीरे से कहा, जब वह कल्टिवेशन शुरू करे उसे डार्क रीजन नाम की जगह पर भेजना। केंट चौंक गया, वहाँ क्यों? वेक्सलर ने समझाया, वहाँ बहुत खतरनाक स्पिरिट बीस्ट्स रहते हैं और उनके अंदर डार्क एनर्जी होती है। तुम्हें उन्हें हराना होगा और ली हुआ उस ऊर्जा को अवशोषित करेगी। केंट ने गंभीर होकर सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि ली हुआ कितनी महत्वपूर्ण है। एक रहस्यमयी ट्रू नेम। कुछ देर बाद केंट ने एक और रहस्य बताया, मेरे पास एक सर्वेंट भी है और उसे एक ट्रू नेम मिला है। वेक्सलर की रुचि तुरंत बढ़ गई। कौन सा? केंट मुस्कुराया, क्रेक्सनिथल, द अनडाइंग कॉकरोच। कुछ सेकंड तक वेक्सलर चुप रही, फिर अचानक वह हंस पड़ी। अविश्वसनीय, तुम सच में भाग्यशाली हो। केंट हैरान हो गया। क्यों? वेक्सलर ने समझाया, हाई वर्ल्ड्स में क्रेक्सनिथल एक लेजेंडरी वॉरियर माना जाता है। इतिहास में सिर्फ 2 बार ही यह ट्रू नेम किसी को मिला है। केंट की आंखें चमक उठीं। मतलब मेरा सर्वेंट बहुत शक्तिशाली बनने वाला है। वेक्सलर ने सिर हिलाया, हाँ, और जब तुम उसका ट्रू नेम इन्वोक करोगे तो उसकी असली शक्ति जाग जाएगी। केंट ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, मेरे पास एक लेजेंडरी वॉरियर होने वाला है। अचानक खतरा। बातचीत अभी जारी ही थी कि अचानक वेक्सलर का चेहरा बदल गया। वह तुरंत खड़ी हो गई। केंट ने पूछा, क्या हुआ? वेक्सलर ने गंभीर आवाज में कहा, लिलियन ने संदेश भेजा है, उन पर हमला हुआ है। केंट तुरंत उठ खड़ा हुआ। कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। वेक्सलर ने जल्दी से उसके कपड़े तैयार किए। तुम्हें तुरंत वापस जाना होगा। केंट ने सिर हिलाया। उसने स्टारबाउंड कंपास निकाला। मैं जल्दी वापस आऊंगा। वेक्सलर ने उसकी ओर देखा। बस सावधान रहना। केंट ने मुस्कुराकर उसे चूमा। फिर वह पोर्टल में कदम रखकर गायब हो गया। वापसी। अगले ही पल केंट अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन अब वहां शांति नहीं थी। चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी यहाँ भयंकर लड़ाई हुई हो। केंट ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अब उसे समझ आ गया था, असली मुसीबत शुरू हो चुकी है। कुछ घंटे पहले ऑल्डफोर्ड मैंशन, ऑल्डफोर्ड हवेली के एक शांत कमरे में लिलियन और यूनिटी ध्यान की मुद्रा में बैठी थीं। दोनों केंट द्वारा खरीदी गई नई स्किल्स का अभ्यास कर रही थीं। कुछ देर बाद लिलियन ने आंखें खोलीं और पूछा, यूनिटी, क्या तुम्हें लगता है कि हम भी एक दिन वेक्सलर से मिल पाएंगे? यूनिटी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर केंट उससे मिल सकता है तो एक दिन हम भी मिलेंगे, बस हमें इंतजार करना होगा। असल में कुछ देर पहले ही वेक्सलर ने उन्हें बताया था कि केंट अभी गॉड रेल्म में उसके साथ है, और वह भी कई घंटों से। ये सुनकर दोनों सचमुच हैरान रह गई थीं। केंट के बारे में वे बहुत कुछ जानती थीं, लेकिन ये बात फिर भी विश्वास से परे थी। सिंथिया का निर्णय। कुछ ही मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आई सिंथिया, लिलियन की माँ। लिलियन तुरंत उठकर उसके पास गई। माँ, आप यहाँ? सिंथिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैं तुम्हें अपना जवाब देने आई हूँ। यूनिटी मुस्कुराए, हमें पता है आपका जवाब क्या है। लिलियन ने मजाक में कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे आदमी से प्यार मत कर बैठना। यूनिटी हंस पड़ी, असल में अगर प्यार हो जाए तो और भी अच्छा है। सिंथिया का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसके दिमाग में अचानक वही दृश्य घूम गया जो उसने कुछ दिन पहले देखा था, और वह अनजाने में मुस्कुरा दी। तीनों महिलाएं बैठकर बातें करने लगीं, और यह बातचीत करीब 2 घंटे तक चलती रही। अचानक हमला। अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल गई। लिलियन तुरंत उठ खड़ी हुई। यह आवाज क्या थी? उसने अपनी वॉन्ड उठा ली। यूनिटी ने अपना बो उठाया। सिंथिया ने अपनी स्पीयर पकड़ ली। तीनों तेजी से बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंची उनके कदम रुक गए। लिलियन की आंखें फैल गईं। ये क्या कर रहे हैं? पिता का हमला। उनके सामने खड़ा था जॉन ऑल्डफोर्ड, लिलियन का पिता। वह अपनी तलवार से हवेली के सैनिकों पर हमला कर रहा था। अगले ही पल उसने एक और वार किया और हवेली का मुख्य दरवाजा टूटकर बिखर गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, 50 रूट सेंट्स अंदर घुस आए। उन्होंने तुरंत गार्ड्स पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कई लोग मारे गए। तभी लिलियन की नजर उस महिला पर पड़ी जो सबसे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेडी ऑलिव। यूनिटी और सिंथिया भी चौंक गईं। लेडी ऑलिव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, फिर उसने जॉन की ओर मुड़कर कहा, उसे मार दो, द हैंड के लिए। जॉन ने सिर झुका दिया, जैसा आप चाहें, और वह तुरंत सिंथिया की ओर झपटा। मौत का पल। माँ, लिलियन चिल्लाई। उसने तुरंत एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जॉन की तलवार सीधे सिंथिया की ओर बढ़ रही थी। तभी आसमान से एक तेज स्वॉर्ड लाइट उतरी। उस वार ने जॉन को पीछे धकेल दिया। सबकी नजरें ऊपर उठीं। वहां खड़ी थी सेंटेस सेलीन। उसने कहा, लिलियन, अपनी माँ को लेकर पीछे हटो। यूनिटी, उन्हें कवर करो। यूनिटी ने तुरंत तीर चलाने शुरू कर दिए। असली खतरा। लेकिन उसी समय 3 शक्तिशाली पीक रूट से हवा में प्रकट हुए। उन्होंने सेलीन को घेर लिया। लेडी ऑलिव मुस्कुराए, सेंटेस सेलीन, आज तुम किसी को बचा नहीं पाओगी। फिर उसने जोर से चिल्लाया, सबको मार डालो, द हैंड के लिए। सभी काले कपड़े पहने योद्धा एक साथ चिल्लाए, फॉर द हैंड। भयानक लड़ाई। पूरे मैदान में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यूनिटी लगातार तीर चला रही थी। लिलियन अपनी माँ को पीछे ले जा रही थी, और आसमान में सेलीन 3 शक्तिशाली सेज से लड़ रही थी। लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर थे। उनमें से एक डार्क मैजिक का उपयोग कर रहा था। सेलीन के कई हमले बेअसर हो रहे थे। अचानक एक हमला उसकी पीठ पर लगा। वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल आया। उसी समय जॉन उसकी ओर दौड़ा। उसकी तलवार सीधे सेलीन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक आदमी अचानक सामने आ गया। अंकल ड्रू। तलवार सीधे उसके सीने में धंस गई। सेलीन की आंखें फैल गईं। आखिरी बलिदान। जॉन तलवार निकालने ही वाला था कि अंकल ड्रू ने उसे पकड़ लिया। इससे सेलीन को मौका मिल गया। उसने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में जॉन का सिर अलग कर दिया। जॉन की लाश जमीन पर गिर गई। अंकल ड्रू घुटनों पर गिर गया। खून बह रहा था। उसने मुश्किल से कहा, यंग मास्टर से कहना मैं अब उसके साथ नहीं जा पाऊंगा, और वह जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मनों की वापसी। लेडी ऑलिव ने यह सब देखा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, हमारा काम हो गया, सब लोग पीछे हटो। वह सेलीन के पास आए। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगली बार मिलेंगे तो तुम मरोगी। फिर वह एक काले कौए में बदल गई और उड़ गई। बाकी हमलावर भी गायब हो गए। मौत के साथ दौड़। सेलीन ने तुरंत एक पिल ली। फिर उसने अंकल ड्रू को उठाया। वह तेजी से हवेली के अंदर पहुंची। वहां लिलियन, यूनिटी, सिंथिया और बाकी घायल लोग छिपे हुए थे। सेलीन ने अंकल ड्रू को जमीन पर लेटाया। उसने उसके घाव पर दवा डाली, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहे थे। समय तेजी से खत्म हो रहा था, और तभी एक और व्यक्ति हवेली में लौटने वाला था। केंट। ऑल्डफोर्ड मैंशन में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस 7 मिनट की भयानक लड़ाई ने पूरे महल को तबाह कर दिया था। 70% गार्ड्स या तो मर चुके थे या बुरी तरह घायल थे।
सिंथिया ने तुरंत आदेश दिया, नियो, सेठ, सबको इन्फर्मरी ले जाओ, जितने भी घायल हैं उनका इलाज करो। दोनों गार्ड्स ने सिर हिलाया और लोगों को ले जाने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा हॉल लगभग खाली हो गया। अब वहाँ केवल 5 लोग बचे थे, सिंथिया, लिलियन, यूनिटी, सेंट सेलीन और मरने की कगार पर पड़े अंकल ड्रू। सेलीन अभी भी ड्रू को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जिस आदमी को उसने कभी खास महत्व नहीं दिया, आज उसी ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। केंट की वापसी। उसी समय केंट पोर्टल से वापस लौटा। जैसे ही वह अपने कमरे में प्रकट हुआ, उसने तुरंत हारिम लिंक के जरिए लिलियन और यूनिटी की स्थिति महसूस की। वे ज्यादा दूर नहीं थीं। केंट ने तुरंत अपना स्किल इस्तेमाल किया, ब्लिंक। अगले ही पल वह उनके सामने प्रकट हो गया और जैसे ही उसकी नजर सेलीन की पीठ पर पड़ी, उसकी सांस अटक गई। उसकी पीठ पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। मास्टर, केंट घबरा कर उसके पास दौड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े आदमी पर गई। अंकल ड्रू। उसकी हालत बहुत खराब थी। आखिरी उम्मीद। सेलीन की आंखों में आंसू आ गए। केंट, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज। केंट तुरंत ड्रू के पास घुटनों के बल बैठ गया। अंकल ड्रू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ड्रू ने बड़ी मुश्किल से केंट का हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब था वह अभी भी जिंदा था। केंट की आंखें लाल हो गईं। अंकल ड्रू, आप मर नहीं सकते। आपको अभी मुझे शहर घुमाना है। आपको अभी मेरे साथ बहुत जगह जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने मन ही मन पुकारा, टावर, कुछ करो। टावर का जवाब आया, माफ करना मास्टर, मैं अभी पूरी तरह जागा नहीं हूँ। मैं उसे नहीं बचा सकता। केंट के पास बहुत कम समय था। टावर ने कहा, अगर आप चाहें तो एक विश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि वह बच जाएगा। केंट विश बोलने ही वाला था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रहस्यमयी आवाज बोली, एक राइडर कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रात में सवारी करने के लिए जन्म लेता है। नाइट राइडर्स को फिर से उठने दो, उनके कप्तान को पुकारो। केंट के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत टावर स्टोरेज से एक चीज निकाली, ट्रू नेम टोकन। असल में वह इसे यूनिटी के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब वह इसे अंकल ड्रू पर इस्तेमाल करने वाला था। ट्रू नेम जागरण। केंट ने टावर से पूछा, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? टावर बोला, तुम्हारा और उसका खून इस पर गिराओ। केंट ने तुरंत ऐसा ही किया। टोकन चमकने लगा। फिर केंट ने ड्रू के सीने पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में कहा, मृत्यु की छाया में, अनंत चांद की गवाही में, मैं उस नाम को पुकारता हूं जो भाग्य को बदल देता है। उठो, अम्बर सेवरस के नाम से, नाइट राइडर्स के कप्तान बनकर। अंधेरे का विस्फोट। जैसे ही केंट ने यह कहा, ड्रू के शरीर से काली ऊर्जा फूट पड़ी। उसके सीने का घाव तुरंत भर गया। फिर उसका पूरा शरीर शैडो एनर्जी के एक कोकून में ढक गया। कमरा अंधेरे से भर गया। ये प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक चली। फिर अचानक कोकून फट गया। नई शक्ति का जन्म। ड्रू बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। तभी अचानक उसका घोड़ा भी कमरे में प्रकट हो गया, लेकिन वह भी बदलने लगा। घोड़ा एक शडाव में बन गया। उसका शरीर हड्डियों जैसा दिखाई दे रहा था और ड्रू अब एक योद्धा जैसा दिख रहा था। काली आमा, पीठ पर 2 तलवारें और चेहरे पर एक गहरा साया। नाइट राइडर का कप्तान। ड्रू घोड़े पर बैठ गया। उसने केंट की ओर देखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर ड्रू ने गहरी आवाज में कहा, अब रात फिर हमारी होगी। केंट मुस्कुराया और जवाब दिया, और नाइट राइडर्स की कहानी फिर से शुरू होगी। उनका नाम फिर से युद्धभूमि में गूंजेगा। रहस्यमय मिशन। अचानक कमरे में एक पोर्टल खुला। ड्रू अपने शडाउमे के साथ उसमें प्रवेश कर गया और गायब हो गया। अब उसका मिशन था दुनिया में छिपे हुए बाकी नाइट राइडर्स को ढूंढना, उन्हें जगाना और उन्हें अपने नए स्वामी केंट के पास लाना, क्योंकि अब नाइट राइडर्स की कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सिस्टम लिखें। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।